हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? होपफुली आप सब ठीक ठाक होंगे। और अभी ठीक नहीं हो तो ठीक हो जाओगे, सीधा साइकेट्रिस्ट के पास जाओ। और सबसे पहले मैं थैंक्स कहना चाहूँगा उन सभी का जो इतने चैनल्स बन रहे हैं, अवेयरनेस फैलाने में जो मदद कर रहे हैं, जो इस मिशन में साथ जुड़े हुए हैं, जो भी हमारा ये छोटा सा मिशन है। ठीक है। एक ना एक दिन इस आईबीएस को हम इतनी छोटी बीमारी बना कर रहेंगे। ठीक है। इसने बहुत हमारी लाइफ तबाह करी है, बहुत करियर वगैरह, पैसा, बहुत सी चीज़ें खा गया आईबीएस। तो इसे हमने अवेयरनेस फैला फैला के एक नॉर्मल बीमारी की तरह बना देना है। इस टाइम तो ये कैंसर से भी खतरनाक बीमारी है ना? क्योंकि कैंसर में पता है या तो इंसान बचेगा या मरेगा, लेकिन आईबीएस में ना बचता है ना मरता है। ठीक है। सिर्फ पेन, पेन ही पेन देता है। आईबीएस सिर्फ पेन देता है। ठीक है। पूरी लाइफ आपकी बर्बाद कर देता है और दिन रात आप पेन में रहते हो, स्ट्रेस में रहते हो, डिप्रेशन में रहते हो। तो इसलिए सबसे पहले थैंक्स उन सब का जो मेरी बात मानने पर वीडियोस बना रहे हैं, चैनल बना रहे हैं। हाँ, मेरी यही रिक्वेस्ट थी कि आप सब चैनल बनाओ, वीडियोस बनाओ। चाहे आप हफ्ते में एक बनाओ, चाहे 1 मंथ में एक बनाओ, चाहे 2 मंथ में एक बनाओ। ठीक है। अपनी स्टोरी बताते चलो, कहाँ कहाँ लूटे हो, कैसे कैसे आपको किस किस ने लूटा, कहाँ कहाँ आपने ट्रीटमेंट लिया, कौन से कॉम्बिनेशन से ठीक हुए। और टाइम मिले तो कमेंट्स में रिप्लाई कर दिया करो लोगों का जो उनकी क्वेरीज होती हैं। ठीक है। और हाँ, वही बात फिर से रिपीट करूँगा कि अपना फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी वगैरह कुछ भी मत दें, क्योंकि अगर आप दे दोगे तो इंडिया इतना बड़ा है, इतने सारे पेशेंट्स हैं, आप इतनी कॉल्स झेल नहीं पाओगे। ठीक है। अ, हाँ, तो मतलब अपना फ़ोन नंबर वगैरह मत दें। सिर्फ अवेयरनेस के लिए वीडियो डालें, ना कि आपको बहुत बड़ा इसका वो बनना है कि आपने लोगों को कॉल पे ट्रीटमेंट देना है। वो काम साइकेट्रिस्ट के ऊपर छोड़ दीजिए। ठीक है। नहीं तो आप बहुत परेशान हो जाओगे अगर आपने अपना फ़ोन नंबर दे दिया तो। ठीक है। क्योंकि आपको घर के काम भी हैं, आपका ऑफिस भी होगा, बिजनेस होगा, वो सब डिस्टर्ब हो जाएगा, इतनी कॉल्स नहीं अटेंड कर पाओगे। ठीक है। और लोग ठीक होने के बाद, एक बार वो ठीक हो गए, उनका ट्रीटमेंट ख़त्म हो गया, उसके बाद वो लोगों को शुरू में थोड़ा फ्री में गाइड करते हैं, लेकिन धीरे 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 वो अपनी आईबीएस वाली नरक वाली लाइफ भूल जाते हैं कि उन्होंने क्या क्या झेला है। ठीक है। उन्होंने क्या क्या फेस किया है, आईबीएस वाला कितने पेन में होता है, इस चीज़ को वो भूल जाते हैं। और फिर लोगों को लूटना स्टार्ट कर देते हैं। भूल जाते हैं कि उन्होंने क्या क्या पेन सहा है, क्या क्या उनके साथ हुआ है। ठीक है। और वो फिर एक मतलब स्कैमर वाली कैटेगरी में पहुंच जाते हैं। इस चीज़ से बचें, क्योंकि आप ठीक होते हो, बाद में मुझे थैंक्स बोलते हो, लेकिन बाद में आप अगर मतलब अपने चार्जेस लेना स्टार्ट कर देते हो, खुद को डॉक्टर बनते हो, काउंसलर बनते हो, और लोगों को, ठीक है, आप लूटना शुरू कर देते हो, तो उसमें आपकी इंसल्ट तो होती है। ठीक है। उससे पहले मेरी इंसल्ट होती है, मुझे भी सुनने को मिलता है। ठीक है। बाद में मुझे सुनने को मिलता है कि आपने प्रमोट किया था, देख लो क्या हो रहा है, आप वीडियो डालते थे, आप इनके लिंक शेयर करते थे, अब देख लो ये क्या कर रहा है। तो मतलब यार, अपने लिए नहीं, मेरे लिए सोच लो। ठीक है। कि मेरे चैनल को, मेरे को फिर गालियां पड़ती हैं अगर आप बाद में लूटना शुरू करते हो लोगों को। तो आप ऐसा बिल्कुल भी मत करें। मैं आप पे ट्रस्ट करके आपके लिंक शेयर करता हूँ, आपकी वीडियो शेयर करता हूँ। ठीक है। तो उसके बदले में अगर आप मुझे ये सब दे रहे हो, तो आप खुद ही सोचो आप क्या कर रहे हो, आप सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो। ठीक है। तो ये सब आपके हाथ में है कि आपने मेरी इंसल्ट करवानी है या नहीं करवानी है, या किसी भी और की। जो इतने चैनल्स बन रहे हैं उनमें से अगर कोई ठीक होता है उनकी वीडियोस देख के, तो अगर वो लिंक शेयर कर रहे हैं आपकी वीडियोस का, ठीक है, तो उसके लिए थैंकफुल बनो। ठीक है। उनके लिए आप मतलब एज ए रिटर्न में आप यही दे सकते हो कि अपना चैनल बना के वीडियोस दे रहे हो, लोगों को कमेंट्स में रिप्लाई करके लोगों की हेल्प कर रहे हो। ठीक है। ना कि एहसान फरामोश होके ठीक हो गए और आप अपनी भी इंसल्ट करवा रहे हो, और जो बेचारा आपके लिंक शेयर कर रहा है, आपकी वीडियो शेयर कर रहा है, आप उसकी भी फ्यूचर में इंसल्ट करवा रहे हो। ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल भी मत करें। तो हाँ, आईबीएस के बारे में बात कर लेते हैं। काफ़ी लोग कह रहे थे भैया वीडियो बना दो, वीडियो बना दो। अभी यार बहुत ज़्यादा बिजी चल रहा हूँ, बिल्कुल भी मतलब सोने के लिए भी 5-6 घंटे ही मिलते हैं, इतना ज़्यादा बिजी चल रहा हूँ, तो टाइम नहीं मिल पा रहा है। लेकिन मैं एक्टिव रहता हूँ, यूट्यूब पर देखता रहता हूँ कि
कौन क्या वीडियो डाल रहा है, थोड़ी सी उसमें स्किप करके थोड़ा आगे करके देख लेता हूँ, और फिर जो नए नए चैनल आ रहे हैं उन्हें शेयर भी कर देता हूँ। कोई अच्छी बात, अच्छा कोट मिलता है मुझे, ठीक है, वो कोट फ़ोटो में मतलब अपलोड भी कर देता हूँ। जो भी कोट्स, जो भी मुझे नई चीज़ पता चलती है वो भी अपलोड कर देता हूँ। तो देखो, जो भी ठीक हो रहा है और ठीक हो चुका है, वो चाहता है कि मुझे आपकी वीडियो दिखे। तो अपनी मतलब जब आप कैप्शन लिखते हो ना वीडियो का, वीडियो अपलोड करते हो तो लिखते हैं कि इस वीडियो के बारे में कैप्शन लिखें, वहाँ @ करके एंड ऑफ IBS लिख दे करो, मैं आ जाऊँगा, फिर उसे मुझे टैग कर दिया करो। मुझे टैग करोगे तब मुझे आपकी वीडियो दिखेगी, फिर मैं उसे शेयर कर देता हूँ, ठीक है। अगर मुझे लगता है कि आप हाँ अच्छी वीडियो बना रहे हो और मतलब कोई सेल्फलेस काम कर रहे हो, तो मैं आपकी वीडियो शेयर कर देता हूँ, ठीक है। तो आप सब लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो, जो जो नए चैनल्स बन रहे हैं, बहुत बहुत थैंक्स आप सबको। हाँ, और IBSD के लिए बहुत क्वेरीज आती हैं, जो IBSD के बारे में पूछते हैं लोग। तो देखो यार, ये जो अच्छे अच्छे साइकेट्रिस्ट हैं वो IBSD का भी ट्रीटमेंट करते हैं। अभी आज एक भाई ने वीडियो में मुझे टैग किया था, मैंने शायद शेयर भी करी है उनकी, वो IBSD से ठीक हुए हैं। और नॉरट्रिप्टेलिन, एमिट्रिप्टेलिन, ओलेनाज़ेपाइन और मिर्ताज़ेपाइन, ठीक है, बहुत अच्छा काम कर रही है ये IBSD में। तो आप अच्छे साइकेट्रिस्ट के पास जाएं और अपने कॉम्बिनेशन में देखें क्या ये सब मेडिसिन हैं। बाकी कमेंट्स में लोग रिप्लाई कर देते हैं कि वो IBSD में कौन कौन सी मेडिसिन से ठीक हो रहे हैं, ठीक है। तो ये 4 मेडिसिन आपको मैंने बताई। बाकी पुलकित भाई अपने लाइव में आके बताते हैं पूरा, मतलब कौन सी मेडिसिन वर्क कर रही हैं, वो पेशेंटों से जुड़े हुए भी हैं, उनके शायद इंस्टा ID भी है, उसके ऊपर भी वो बात करते रहते हैं, तो आप वहाँ जाके भी पूछ सकते हैं। बाकी मैं भी रिक्वेस्ट करूँगा, जितने भी IBSD से ठीक हो रहे हैं, आप अपना चैनल बना के वीडियो अपलोड करो, मुझे टैग करो, या हमारी टीम है, मतलब जितने भी हम मेंबर्स हैं जो सेल्फलेस काम कर रहे हैं, हम में से किसी को भी टैग कर दो, हम आपकी वीडियोस आगे शेयर कर देंगे। आप किस कॉम्बिनेशन से ठीक हो रहे हो वो कॉम्बिनेशन भी आके शेयर कर देंगे, ठीक है। बाकी ये 4 जो मैंने मेडिसिन बताई हैं, मिर्ताज़ेपाइन, ओलेनाज़ेपाइन, ठीक है, और क्या कहते हैं, नॉरट्रिप्टेलिन और एमिट्रिप्टेलिन, ये बहुत अच्छा काम कर रही हैं, आपके कॉम्बिनेशन में है, तो आप इजीली से IBSD से निकल जाओगे। बस अच्छा साइकेट्रिस्ट पकड़ो। अभी संजय जैन जी के रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा अच्छे आ रहे हैं, ठीक है। डॉक्टर सुनीत उपाध्याय जी, अगर किसी का बजट मतलब नहीं है, अच्छा बजट मतलब ज़्यादा बजट नहीं है, डॉक्टर सुनीत उपाध्याय जी जयपुर में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है। और वो कौन से डॉक्टर थे, विक्रांत अग्रवाल, मुझे नाम शायद याद नहीं आ रहा, अग्रवाल करके शायद उनका नाम है, ठीक है। डॉक्टर विदित सिंह जी, डॉक्टर नीलेश जी, इतने साइकेट्रिस्ट हैं अब तो यार, ठीक है। तो कमेंट्स में लोगों ने इतने अपने कॉम्बिनेशन बता दिए हैं, वीडियोस में लोग अपनी स्टोरीज बता रहे हैं, मैं शेयर कर रहा हूँ। और किसी को मेरी अगर पोस्ट्स देखनी हो यूट्यूब पे कि मैं क्या पोस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, फ़ोटो में या लिंक में, तो जिन्हें नहीं पता, वैसे तो मैक्सिमम लोगों को पता होता है, तो यूट्यूब पे कोई भी चैनल सर्च करो, उसमें ऑप्शन आता है वीडियो का, साइड में करोगे आएगा शॉर्ट्स का, शॉर्ट्स देखने का, बिल्कुल लास्ट में आएगा कम्युनिटीज़ का। कम्युनिटी पे क्लिक करो, वहाँ पे आपको सभी पोस्ट दिख जाएंगी कि हम सब क्या पोस्ट करते हैं, ठीक है। कहीं हम कॉम्बिनेशन पोस्ट करते हैं, कहीं हम अच्छी अच्छी इमेजेस पोस्ट करते हैं, लोगों के लिंक शेयर करते हैं, वो सब आपको दिख जाएगा, ठीक है। किसी भी चैनल पे जाओ, चाहे मेरे चैनल पे चाहे किसी के भी, वहाँ पे वीडियोस का सेक्शन आएगा, साइड में शॉर्ट्स आएगा, प्लेलिस्ट आएगा, लास्ट में आता है कम्युनिटी का। कम्युनिटी पे क्लिक करो और नीचे स्क्रॉल करो, हम क्या क्या पोस्ट कर रहे हैं वो सब आपको दिख जाएगा। तो IBS के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। अब तो मैक्सिमम लोगों को पता ही है, अगर आपका पेट 2-3 महीने से ज़्यादा ख़राब है, लूज़ मोशन है या मिक्स है या हार्ड स्टूल आ रहा है, 2-3 महीने से ज़्यादा ख़राब है, आप सब मतलब आपने मेडिसिन भी ले ली, आपने सब कुछ ट्राई कर लिया, ठीक है, लेकिन वो नहीं ठीक हो रहा है, नहीं ठीक हो रहा है, समझ लो आप IBS में एंटर कर चुके हो, ठीक है। कोई आपको कह रहा है कि चबा चबा के खाना खाओ, खाने को 36 बार चबाना चाहिए, खाने के आधे घंटे बाद पानी पीना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ठीक है। कोई कह रहा है कैस्टर ऑयल पी लो, ठीक है, कैस्टर ऑयल पियो दूध में डाल के, ऐसे ऐसे नुस्खे आप ले लेके और ज़्यादा बर्बाद कर रहे हो अपने डाइजेशन को, ठीक है। किसी भी चीज़ से नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ होगा ये साइकेट्रिस्ट से, एलोपैथी में साइकेट्रिस्ट से, ठीक है। बाकी जहाँ भी पैसे लगाओगे वो सारे वेस्ट जाएंगे, टोटली वेस्ट जाएंगे, ठीक है। चाहे आप न्यूरोथेरेपी करवा लो, चाहे आप होम्योपैथी में, होम्योपैथी जितनी मर्जी खा लो, ठीक है, चाहे आप होम्योपैथी करवा लो, चाहे न्यूरोथेरेपी में चले जाओ, पेट मलवा लो, है ना, अपनी टांगे मलवा लो, पीठ मलवा लो, कुछ भी करवा लो,
ठीक है, आप घरेलू नुस्खे ट्राई कर लो, आयुर्वेदा जितना मर्जी ट्राई कर लो, आयुर्वेदा में तो कुछ छोड़ा ही नहीं था। ये सारी बातें रिपीटेड है, मैंने पहले बताई हुई हैं। ठीक है, आयुर्वेदा में भी कुछ नहीं छोड़ा था। बस साइकेट्रिस्ट को पकड़ लो। अब मैं आपको मतलब किस तरह से एक्सप्लेन करूं। ठीक है, जो ठीक हो गया वो तो समझ गए हैं बात, जो नहीं ठीक हुए हैं, जो भी नए आ रहे हैं चैनल पे, उनके लिए कह रहा हूँ कि मुझे नहीं पता आपको किस तरह समझाऊँ, लेकिन अगर आंख बंद करके आप मान लोगे कि भैया सही कह रहे हैं कि साइकेट्रिस्ट को छोड़ के बाकी जगह पैसे वेस्ट नहीं करने, तो समझ लो आप आईबीएस से ठीक हो जाओगे, बिल्कुल ठीक हो जाओगे। ठीक है, मुझे ये पता है समझाना बहुत मुश्किल होता है। जो नया नया पहली बार यूट्यूब खोल के इसके बारे में सर्च करता है ना, और वो हमारी वीडियो देख भी लेता है अगर, तो उसे समझाना बहुत मुश्किल काम होता है। मतलब बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम होता है कि उसे शुरू में ही रोक दिया जाए पैसे बर्बाद करने से। वो नहीं मानता है, वो पैसे बर्बाद करके ही मानता है। क्यों? क्योंकि मैं भी ऐसा ही करता था। हम सब जो ठीक हुए हम सब यही करते थे। कोई साइकेट्रिस्ट के बारे में बता रहा है तो हम नहीं मानते थे। होम्योपैथी में हज़ारों रुपए लगा लेंगे, न्यूरोथेरेपी में हज़ारों रुपए लगा लेंगे, आयुर्वेदा में हज़ारों रुपए लगा लेंगे। ठीक है, पूरा पतंजलि स्टोर छान मारेंगे, लेकिन कोशिश करेंगे कि हम बिना साइकेट्रिस्ट के ठीक हो जाएं। साइकेट्रिस्ट से भागते फिरेंगे, और ये सबसे बड़ी गलती है, सबसे बड़ी गलती है। ठीक है, जहाँ पे इलाज छुपा हुआ है, जो असली इलाज है उससे भागते फिरेंगे, बाकी जगह पैसे खर्च कर देंगे। अब ऐसे लोगों को शुरू में ही कैसे समझाया जाए, उनके दिमाग में क्या किस तरह डाली जाए, ये बात मुझे नहीं पता, लेकिन कोशिश हमारी पूरी रहती है। और अब अगर आपको ट्रस्ट नहीं होता है तो इतने चैनल बन रहे हैं, अब तो समझ जाओ नहीं होगा कहीं पे भी। ठीक है, कहीं पे भी नहीं होगा, साइकेट्रिस्ट को छोड़ के कहीं पे नहीं होगा। हाँ, गैस्ट्रो की आप गैस का कैप्सूल ज़रूर ऐड रखना है। ठीक है, साइकेट्रिस्ट के कोर्स के साथ गैस्ट्रो का गैस का कैप्सूल जरूर रखना है। ठीक है, अब कई लोग बोलते हैं कि गैस का कैप्सूल आईबीएस में काम नहीं करता। वो आईबीएस में काम करने के लिए नहीं है, सीधी सी बात। वो जो खट्टा पानी ऊपर आता है उसे न्यूट्रलाइज करके वो नीचे रखता है। ठीक है, और जो छोटे मोटे अल्सर बन गए उन्हें हील करने में हेल्प करता है, क्योंकि एसिड को कम करता है। सिर्फ उसका इतना काम है। ठीक है, आप सोचो उससे गैस खत्म हो जाएगी? नहीं होएगी खत्म। नाम उसका ज़रूर है, ठीक है, गैस का कैप्सूल, लेकिन वो गैस के लिए नहीं है। जो खट्टा पानी ऊपर आ रहा है आपके अंदर, अगर छोटे मोटे अल्सर हो गए हैं, उसमें जलन होती है, उन्हें हील करेगा, क्योंकि वो एसिड को नहीं बनने देगा। एसिड बन रहा है तो उसे डाउन रखेगा, न्यूट्रलाइज करता रहेगा। वो इसलिए है गैस का कैप्सूल एडेड। ठीक है, और जिनका डायरिया नहीं कंट्रोल हो रहा है, शुरू के एक महीने या 1.5 महीना या 2 महीने हो सकता है उन्हें रिफेक्सिमिन ऐड करवानी पड़े कि कंट्रोल ही नहीं हो रहा है। साइकेट्रिस्ट के कोर्स के साथ कह रहा हूँ मैं। ठीक है, तो गैस्ट्रो की भी 1-2 टैब साथ में ये ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि गैस्ट्रो की कुछ भी नहीं ले रहे हैं, गैस का कैप्सूल लेंगे। और बहुत से लोग पूछते हैं कि गैस का कैप्सूल कौन सा लें। भाई इतना ज़्यादा दिमाग मत चलाया करो। पेंटापेराजोल प्लस डोम्पेरिडोन का कॉम्बिनेशन ले लो, या रेबेपराजोल प्लस डोम्पेरिडोन का कॉम्बिनेशन ले लो। ठीक है, इतना दिमाग नहीं चलाना है। और अभी एक कमेंट आया था 2-3 दिन पहले, किसी किसी लड़की का था या किसी लड़के का था, मुझे ध्यान नहीं है। उसने लिखा था कि मैं, शायद लड़की का था, कहती कि मैं होम्योपैथी की मेडिसिन लेकर ट्राई कर रही हूँ, मैंने आपकी सब वीडियोस देख ली हैं, और मैं होम्योपैथी की मेडिसिन लेकर ट्राई कर रही हूँ आईबीएस को ठीक होने को। अगर ठीक हो गया कुछ मंथ्स में तो ठीक है, नहीं तो मैं सरेंडर कर दूंगी और सीधा साइकेट्रिस्ट के पास चली जाऊंगी। भाई इतना टाइम वेट क्यों करना? आपको क्या लगता है ये जो हमारी बॉडी है जो आपको दिख रही है, इसमें होम्योपैथी की मेडिसिन नहीं गई हैं? भाई दुनिया भर की मेडिसिन गई हैं होम्योपैथी की। ठीक है, इस पेट में इतनी मेडिसिन गई हैं होम्योपैथी की, आप सोच भी नहीं सकते। बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर खोजता था, ढूंढता था, अपनी सिटी में हो, आसपास वाली सिटी में हो, कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा था होम्योपैथी का। ठीक है, ये जो फेस सिस्टम बात कर रहा है और ये जो बॉडी है, ये ऐसे ही नहीं है कि यहाँ पे बैठ के कहानियाँ बता रही है। ठीक है, ये जो आप फेस देख रहे हो बात करता हुआ, ये जो स्टमक देख रहे हो, इसमें इतनी मेडिसिन गई हैं, इतनी मेडिसिन गई हैं। ठीक है, ये पैर चल के इतने हॉस्पिटल्स में गए हैं, कुछ भी नहीं छोड़ा था। ठीक है, तो आज हम अगर हेल्दी बैठ के आपको समझा रहे हैं, आप ये मत समझो कि ये तो कुछ भी बोली जा रहे हैं, है ना, इन्होंने कहाँ फेस किया होगा, इन्हें क्या पता। उस टाइम देखते हैं हमने क्या क्या किया था। जो भी खुराफातें आपके दिमाग में चल रही हैं, जो भी ट्रीटमेंट आप सोच पा रहे हो या सपने में भी नहीं सोच पा रहे, वो सब ट्राई कर लिया था। नहीं होगा, किसी भी चीज़ से नहीं होगा। होम्योपैथी, आयुर्वेदा वगैरह, किसी भी ना, आयुर्वेदा की किसी भी मेडिसिन पे उंगली रख दो, सब पता है कौन सी है कौन सी नहीं, पूरा छान मारा था। ठीक है,
होम्योपैथी में इतनी सारी मेडिसिन वो कंप्यूटर पे निकालते हैं, पता नहीं, ये तो मुझे होम्योपैथी सिस्टम ही नहीं समझ आता क्या है। अब जाके मुझे पता लगता है ना, उस पर कंप्यूटर पे सर्च करते हैं कि कौन सी मेडिसिन सूट करेगी इसके लिए, फिर वो मीठी गोलियाँ उसमें लिक्विड सा पा के देते हैं, अपनी इतनी खानी है। सब टाइम वेस्ट, टोटली टाइम वेस्ट। ठीक है, न्यूरोथेरेपी वाले आपके पेट दबा रहे हैं, टांगे दबा रहे हैं, आपके ऊपर चल रहे हैं, जबकि प्रॉब्लम वहाँ है ही नहीं। प्रॉब्लम तो यहाँ से है, हार्मोन और केमिकल इम्बैलेंस की। ठीक है, काम पेट पे हो रहा है, जो जिसका कोई रूल ही नहीं है जिसका कोई रोल ही नहीं है। ठीक है, जिस ऑर्गन का कोई रोल नहीं है, काम वहाँ पे हो रहा है, तो कैसे ठीक होगे? इस ऑर्गन का काम है, इस ऑर्गन का डॉक्टर साइकेट्रिस्ट है, यहाँ काम होगा तो आपका आईबीएस। अब तो आप देख ही लो, इतने चैनल्स बोल रहे हैं, आपको लग रहा है मैं यहाँ बैठ के कहानियाँ बना रहा हूँ, इतने चैनल्स बोल रहे हैं, मेरी नहीं सुननी उनकी सुन लो। ठीक है, तो ये साइकेट्रिस्ट से ठीक होगा, ये आप बिल्कुल भी ना समझें कि हम बैठ के टाइम पास कर रहे हैं, ऐसे ही कुछ भी बोल देते हैं। इतना एक्सपीरियंस है, वो बोल रहा है, हम नहीं बोल रहे, एक्सपीरियंस बोल रहा है। हर तरह की मेडिसिन खाई थी, सब कुछ किया था, साइकेट्रिस्ट ने बाहर निकाल दिया। ठीक है, और फिर जाके मतलब खुद पे गुस्सा भी आया, अपनी किस्मत पे भी गुस्सा आया। ठीक है, और इतना बुरा भी लगा कि इतना टाइम ऐसे ही वेस्ट हो गया। मतलब शुरू में ही कर लेता, साल डेढ़ साल में बाहर आ जाता, क्या क्या अचीव कर लेता है ना। वो टाइम वेस्ट हो गया, वो फेस्टिवल्स वेस्ट हो गए, वो ओकेजन्स वेस्ट हो गए, कितने दिन वेस्ट हो गए, कितने मंथ वेस्ट हो गए, कितने सीज़न निकल गए, सिर्फ इलाज ढूंढने में, धक्के खाने में, पेन झेलने में, है ना। हाँ चलो, फिर बाद में ये भी समझ आया, जब मतलब प्रेमानंद जी को सुना तो ये चीज़ें भी समझ आई कि वो कर्म का अकाउंट था, जब उसका टाइम आना था वो तभी खाली होना था, और वो तभी उसका ट्रीटमेंट मिलना था। तो अगर आप तक भी ये वीडियोस पहुंच गई हैं, हम में से किसी की भी, जो साइकेट्रिस्ट के बारे में बता रहे हैं, पूरे कॉम्बिनेशंस बता रहे हैं, पूरा रास्ता बता रहे हैं, तो समझ लो आपके वो जो बुरे कर्म थे, जो उसका स्टॉक आया था, उसका ख़त्म होने का टाइम आ गया है, और अब आप साइकेट्रिस्ट के पास जाके बिल्कुल ठीक हो जाओगे। ठीक है, तो आप सब ये इन्फॉर्मेशन पूरे वर्ल्ड में फैला दो कि किसी को अगर लगातार 3-4 महीने से ज़्यादा पेट खराब हो रहा है, और सभी टेस्ट नॉर्मल है, सभी टेस्ट नॉर्मल है गैस्ट्रो के, और पेट लगातार ख़राब हो रहा है 2-3-4 महीने बिना किसी रीज़न के, वो ठीक नहीं हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन, लूज मोशन, मिक्स्ड है ना, म्यूकस आ रहा है, ये सब हो रहा है, गैस बन रही है, लेकिन मेडिसिन काम ही नहीं कर रही हैं, तो आप ये इन्फॉर्मेशन फैला दो कि वो आईबीएस है और वो साइकेट्रिस्ट से ही ठीक होगा। ठीक है, और आईबीएस से, हाँ मैं ये बात बता दूं, आईबीएस से ठीक होने के बाद आप रिलीजियस साइड ज़रूर जुड़ो। ठीक है, आप रिलीजियस बुक्स पढ़ो, जो भी आपका धर्म है उसकी बुक्स पढ़ो, वीडियोस देखो, सत्संग सुनो। उससे क्या होगा कि जो आपका ओवर एक्टिव ब्रेन है, जो बहुत ज़्यादा सोचता है लाइफ ऐसी क्यों है, ये ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, वो चीज़ आपको समझ आ जाएगी और आपका मन शांत रहेगा। ठीक है, क्योंकि आईबीएस हुआ क्यों, जो आईबीएस वाली पर्सनैलिटी है, ओवर एक्टिव दिमाग होता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव दिमाग होता है, अ, किसी भी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा सोच लेता है वो, है ना, बहुत ज़्यादा दिमाग चलता रहता है। ठीक है, छोटी छोटी बातों को ओवर थिंक कर लेता है, और क्या कहते हैं, बहुत जल्दबाजी, बेचैनी। जैसे मैं पहले भी एग्जांपल देता हूँ कि मतलब जैसे सुबह निकलना है कहीं पे, तो उसे रात को नींद नहीं आएगी, पूरी नींद नहीं आएगी, ढंग से सो नहीं पाएगा, उसे बहुत बेचैनी रहेगी जब तक वो वहाँ पे पहुँचा नहीं। ठीक है, मान लो किसी रिलीजियस ट्रिप पे जाना है ना, किसी तीर्थ स्थान पे जाना है, उसे वही एक्साइटमेंट रहेगी, ढंग से नींद नहीं आएगी, और रास्ते में जा रहा है तो उसे होगा कब पहुँचेंगे, कब पहुँचेंगे, है ना। मतलब बहुत ज़्यादा जल्दबाजी, बहुत ज़्यादा बेचैनी, हर चीज़ में बहुत ज़्यादा बेचैनी। उसे मान लो कोई चीज़ पसंद आ गई और उसके पास पैसे पड़े हैं, मान लो कोई कोई भी, मतलब आप गैजेट लगा लो, कुछ भी लगा लो, कोई एलईडी टीवी लगा लो, और उसे वो लेना है, और उसे ये है कि उसे कल लेना है। ठीक है, तो उससे कल का वेट नहीं होएगा, उसे होएगा कब जाऊँ, कब लेके आऊँ, फिर चला के देखूँ, है ना, अच्छी से अच्छी महंगे वाली खरीदूँ किसी तरह। बहुत ज़्यादा मतलब बेचैनी होती है, बहुत जल्दबाजी होती है। इस चीज़ को आपने कंट्रोल करना है ठीक होने के बाद। बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटेड नहीं होना है, कि खुशी आई तो बहुत ज़्यादा खुश हो गए, दुख हुआ तो बहुत ज़्यादा ही आप दुखी हो गए, उसके बारे में सोची जा रहे हो, सोची जा रहे हो। नहीं, ठीक है, अपना अपने इतना दिमाग नहीं चलाना है अपने। वही कह रहा हूँ मैं, आप रिलीजियस साइड जुड़ो,
ठीक है, रिलीजियस बुक्स पढ़ो, रिलीजियस वीडियोस देखो, ठीक है, अपने धर्म से रिलेटेड। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मेरे पापा को ना एक बार, हाँ, क्या हुआ था, हर्निया हो गया था, ठीक है, हर्निया हो गया था। तो अब ये चीज़ें ना मुझे मेरे पापा में से ही आई हैं, ठीक है, वही, वो भी मतलब क्या कहते हैं, सुपर एक्साइटेड रहते हैं, मतलब ओवर एक्साइटेड रहते हैं, है ना, मतलब किसी भी चीज़ के लेके ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं। उन्हें भी यही है कि अगर कहीं जाना है तो, अगर कल जाना है तो रात को सोएंगे नहीं, और मतलब पूरी नींद नहीं आएगी, सुबह जल्दी उठ जाएंगे, हमें भी उठा देंगे, चलो चलो तैयार नहीं हुए तुम, ये निकलना है सुबह, ऐसे वैसे, है ना। तो उन्हें हर्निया की प्रॉब्लम हुई थी, तो एक्सरे करवाने गए थे। तो तो डॉक्टर ने बोला, मैं मतलब पापा के साथ ही था, तो डॉक्टर ने बोला कि आप ऐसा करो, वहाँ पे वहाँ से वो कपड़े पहनो एक्सरे के लिए, है ना, पूरे ये वाले कपड़े उतार दो, अंदर जाओ चेंजिंग रूम में, और कपड़े पहनो, और गले में कुछ मेटल का पहना हो, हाथ में तो निकाल देना। तो मेरे पापा मतलब ऐसे जल्दबाजी में, हाँ ठीक है, अपना वॉलेट वहीं छोड़ दिया चेयर पे, ध्यान नहीं दिया, ठीक है, और बहुत जल्दबाजी, बहुत बेचैनी, वॉलेट वगैरह बाहर, फ़ोन भी अपना चेयर पे छोड़ दिया, वहाँ इतने लोग बैठे हैं, और जाके मतलब अंदर गए, कपड़े वगैरह वहाँ पे, ठीक है, कह रहे हैंगर कहाँ है, हैंगर कहाँ है। तो मैंने कहा यहीं पीछे होगा। मैं कहा आराम से हो जाएगा एक्सरे, इतना मतलब इतनी बेचैनी मत करो, है ना, इतनी जल्दबाजी मत करो। तो फिर हैंगर वगैरह ढूंढा, पहले तो टेबल पे ही कपड़े उतार के रखने लगे थे, है ना। मैंने बोला अंदर छोटा सा टेबल होता है, मैंने कहा यहाँ हैंगर होगा, हैंगर पे टांग लो। मतलब उन्हें इतनी जल्दबाजी कि जल्दी जल्दी ये काम हो, जल्दी जल्दी, है ना। घर में अगर कंस्ट्रक्शन का वर्क है तो उन्हें होएगा जल्द, उन्हें जल्दबाजी होएगी, जल्दबाजी में। हाँ, मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। तो घर में एक बार कंस्ट्रक्शन होनी थी, तो ये मैं ऐसी अपनी लाइफ से रिलेटेड बातें बता रहा हूँ, है ना, अपने पेरेंट्स के बारे में। तो घर में कंस्ट्रक्शन होनी थी, तो पापा सुबह गए, उन्हें लेके आने हैं, क्या कहते हैं, जो कंस्ट्रक्शन करते हैं मिस्त्री वगैरह, तो ठीक है। तो दो लोगों को लेने गए, कोई छोटी मोटी कंस्ट्रक्शन होनी थी, कुछ वॉल वगैरह टूट गई थी, तो उन्हें लेने गए। तो वहाँ से ना काफ़ी ओल्ड एज वाले उन्हें ले आए, लेबर और मिस्त्री वगैरह को, जो कंस्ट्रक्शन करते हैं, बहुत ओल्ड एज के थे, जल्दबाजी में, ठीक है। और वो थर्ड फ्लोर पे काम होना था, तो उन्हें लेके आए, घर पर लेकर आए, उन्हें दिखाया। उन्होंने बोला इतनी ऊपर तो हम कर नहीं पाएंगे। तो हाँ, और मैं आपको एक बात बताऊं, मैं सुबह सो के उठा 8:30 बजे, 8:30 या 9 बजे सो के उठा, और पापा सुबह 7 बजे ही चले गए उन्हें लेने, 6:30 बजे, 7 बजे ही, ठीक है, मिस्त्री और लेबर को, वो कंस्ट्रक्शन के लिए। और बहुत मतलब 60 65 65 साल के दो बंदों को लेके आके पापा। अब वो देखो, मैंने रात को उन्हें बोला भी था कि दोनों हम चलेंगे और सुबह लेके आ जाएंगे उन्हें, एक साथ चलेंगे, कोई बात नहीं, है ना। लेकिन उनसे वेट नहीं हुआ, मैं सोया हुआ हूँ, सुबह गाड़ी उठाई और ढूंढने चले गए, ठीक है, और ले आए दो जनों को। फिर जब मैं सो के उठा, मैंने पूछा, हाँ, कि पापा क्या कहते हैं, चले लेने? तो कह रहे मैं तो ले आया था दो दो लोगों को, और वापस भी छोड़ आया। मैंने कहा हुआ क्या? मैंने कहा बोला तो था कि हम एक साथ चलेंगे। कह रहे मैं तो ले आया था पहले ही, पर वो दोनों ओल्ड थे काफ़ी, तो वो कह रहे इतनी ऊपर तो हम चढ़ नहीं पाएंगे, काम कर नहीं पाएंगे, तो उन्हें छोड़ाया। तो मैंने पापा को बोला, मैं क्या पापा आप थोड़ा तो सब्र करते, मैं उठ जाता, फिर हम ले आते, और आप किन्हीं दो यंग लड़कों को लाते ना, अगर थर्ड फ्लोर पे काम होना है, वो नीचे से इतना सामान लेके जाएंगे, फिर ऊपर वॉल बनाएंगे, दीवार बनाएंगे, है ना। तो मैंने उन्हें बोला कि आप किन्हीं दो यंग लड़कों को लेके आते, तो लेकिन उनकी जल्दबाजी देखो, और वही उनके जीन्स मेरे फादर वाले मेरे अंदर आ रखे हैं। ठीक है, इस वजह से आईबीएस हो गया। तो मैं ये आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि ये मेरे फादर में से ही मुझे आया है, लेकिन पापा को कभी आईबीएस क्यों नहीं हुआ। अब मैं अपने पापा के बारे में ऐसे कैसे बोलूँ, पर वैसे मेरे को जो लगता है मैं उस हिसाब से बोल सकता हूँ कि हाँ, वो ओवर एक्साइटेड हैं, ठीक है, हाइपर थिंकिंग भी है उनकी, बहुत ज़्यादा सोच भी लेते हैं, लेकिन वो सेंसिटिव बिल्कुल नहीं है, सेंसिटिव बिल्कुल नहीं है, और इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू मी। वहाँ पे वो बच गए इस चीज़ से, ठीक है। हाँ, वो बेचैन बहुत हैं, मतलब बेचैनी बहुत हो जाती है उन्हें किसी भी चीज़ को लेके, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर लेते हैं, जल्दबाजी, अ, है ना, बहुत मतलब
ज़्यादा चीज़ों को लेके जल्दबाजी, मतलब हर चीज़ में। लेकिन वो चीज़ मेरे में ज़रूर आ गई उनमें से, लेकिन शार्प माइंड वो भी आ गया साथ में, और सेंसिटिव, मतलब दिल का सेंसिटिव होना, अंदर से सेंसिटिव होना, ये चीज़ें भी आ गई। और ये चीज़ें जहाँ इकट्ठी हुई और लाइफ में कोई स्ट्रेस आया, कोई बड़ा स्ट्रेस आया और ये ब्लास्ट हो गया, अंदर की सारी वायरिंग हिल गई, ठीक है, केमिकल्स निकलना, गुड केमिकल्स निकलना बंद हो गए, कम हो गए, और फिर डाइजेशन बिगड़ गया, और जिस वजह से गट ब्रेन एक्सिस पूरा बिगड़ गया, और जिस वजह से क्या हो गया, आईबीएस। ठीक है, तो आपको ये एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि ठीक होने के बाद अपने मन को शांत रखें, सिर्फ फोकस, सबसे पहला पहला फोकस करें अपने ठीक होने पे, मतलब सॉरी, ठीक होने पे नहीं, अपनी हेल्थ पे। ठीक है, हेल्थ के बाद आप सेकेंडरी रखें कुछ भी, इवन खाना खाना भी। आपको 2 रोटी भी नहीं मिल रही है, आप पहले देखो आप ठीक हो कि नहीं, हेल्थ सबसे पहले है। ठीक है, और इवन रोटी भी बाद में, पहले सबसे पहले हेल्थ। ठीक है, तो आप ऋषि, मतलब ऋषि मुनि को देख लो, या जो अभी संत हैं उन्हें देख लो, 2-2 3 दिन में एक रोटी खा के गुजारा करते हैं, लेकिन वो फिट है, हेल्थ है उनके पास, प्रॉपर ठीक है बिल्कुल, क्योंकि मन शांत है। 2-3 दिन में भी एक रोटी खाते हैं, फिर भी वो बिल्कुल ठीक रहते हैं। ठीक है, पानी पीते हैं, एक आधी रोटी मिल गई तो खा लेते हैं, नहीं तो आराम से, बिल्कुल ठीक है उनके ऑर्गन्स। ठीक है, तो इसलिए कह रहा हूँ खाना पीना भी बाद में, सबसे पहले हेल्थ। ठीक है, आपने जो जो ड्रीम्स ले रखे हैं, ये परचेज करना है, ये बड़ा आदमी बनना है, ये करना है, वो करना है, वो चीज़ें भी बाद में, सबसे पहले हेल्थ। क्योंकि आपने आईबीएस में देख लिया, हेल्थ है तो रिश्तेदार हैं, हेल्थ है तो आपकी इज्जत है, हेल्थ है तो आपके फ्रेंड्स हैं, हेल्थ है तो आपका रिलेशनशिप है, हेल्थ है तो आपका करियर है, आप पैसे कमाने लायक हो, 4 पैसे कमाने लायक हो। हेल्थ नहीं है तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो सबसे प्राइमरी है हेल्थ। ठीक होने के बाद भी अपने आप को आप शेर मत बन जाओ, क्योंकि आपके ऑर्गन्स वही हैं अभी भी। ठीक है, ठीक होने के बाद भी, जैसे मैंने बताया था, चना सत्तू आप एडेड रखें, जिस जो रख सकता है एडेड, अच्छी चीज़ है वो। ठीक है, फाइबर है उसमें, प्रोटीन है, आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होएगी। ठीक है, और आपकी मतलब बाल वगैरह, हेयर वगैरह और मसल्स वगैरह, हड्डियाँ आपकी मजबूत रहेंगी, बढ़िया रहेंगी। ठीक है, उसमें प्रोटीन, और वो सस्ता है, सस्ती आइटम है। ठीक है, चाहे 2-3 चम्मच ही दिन में 4-5 चम्मच ले लें, पेट साफ रखेगा, आपको एनर्जी देगा। ठीक है, और फ्रूट्स वगैरह भी आप एडेड रखें लाइफ में, अच्छी चीज़ें हैं। मतलब ये नहीं कि ठीक होने के बाद भी आपने जंक जंक के पीछे ही पड़ गए कि बस अब जंक ही खाऊंगा। ठीक है, कभी कभार जंक खा लिया कोई बात नहीं, पर उसे बैलेंस करने के लिए साथ में थोड़ा सा सलाद वगैरह भी खा लिया, दही वगैरह लेते रहो, है ना, ठीक होने के बाद। तो ठीक होने के बाद सबसे पहले अपने हेल्थ आपने अच्छी रखनी है। ठीक है, हाँ, हेल्थ सबसे, हेल्थ इज़ वेल्थ। जब मुझे आईबीएस शुरू हुआ था, तो वही जंक वगैरह खा लिया था, एकदम से जिम छोड़ दिया था, स्ट्रेस था, बहुत बहुत चीज़ों का स्ट्रेस था, है ना। तो हार्ड पॉटी आई थी, उसने नीचे कट मार दिया था, ब्लड आ गया था, फिशर हो गया था। तो उसके बाद मैंने क्या किया, गूगल पे वीडियोस और गूगल पे इमेजेस सर्च करने लगा कि यार मुझे बवासीर होगी, पाइल्स होगी, पता तो था नहीं क्या होती है ये चीज़ें, फिशर भी नहीं पता था क्या होता है। तो मैंने पाइल्स और बवासीर सर्च करी, तो गूगल इमेजेस में इतनी भयानक भयानक फ़ोटो दिखने लगी। वो अब तो मुझे वो मजाक लगता है ना, वो फ़ोटोज़ में भयानक लगता है, एक छोटी सी सर्जरी में वो सही हो जाता है। पर मैं तो ऑपरेशन और सर्जरी के नाम से भी डरता था, कभी देखा नहीं था, कभी कभी कुछ हुआ नहीं था, कभी करवाया नहीं था। पाइल्स वगैरह पता ही नहीं थे क्या होती हैं, ना कभी फ्रेंड्स में बैठ कर डिस्कस करी। कहाँ करते हैं लोग अपने, मतलब अपने फ्रेंड्स के साथ बैठ के ये चीज़ें डिस्कस, और जब हम छोटे होते हैं एज में, पाइल्स वगैरह तो पता ही नहीं। बस कभी न्यूज़पेपर में सुन लिया, कभी वो दीवारों के ऊपर लिखा देख लिया, पाइल्स का, है ना, बवासीर का इलाज ये वो। कभी कहीं न्यूज़ में कहीं सुनने को, कहाँ रेयर सुनने को मिलता था। कौन इन बातों को तो कोई करता ही नहीं था इतनी, आज भी कौन करता है पाइल्स के बारे में इतनी बातें। ठीक है, तो पता ही नहीं था क्या। तो गूगल इमेजेस पे पाइल्स बवासीर सर्च किया, तो इमेजेस में देखा, फिर उसमें इतनी खतरनाक खतरनाक इमेजेस, मतलब डरावनी लग रही थी देखने में। तो उसे देख के बहुत डर गया, बहुत ज़्यादा घबरा गया। ठीक है, एक तो ऑलरेडी स्ट्रेस, ऑलरेडी मतलब आईबीएस की शुरुआत हो गई थी, ऊपर से इतना घबरा गया कि मुझे ये हो गया। फिर वहाँ लिखा था कि अगर ये इस ग्रेड में पहुँच जाए तो ऑपरेशन से ही ठीक होता है, ऐसे नहीं ठीक होता। बहुत ज़्यादा डर गया, तो और ज़्यादा आईबीएस भयंकर हो गया, डर 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 की वजह से, है ना।
तो घरेलू नुस्खे, दूध में नींबू निचोड़ के, पता नहीं क्या 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 किया, कपूर को नीचे लगा रहा हूँ, कपूर को केले में डाल के खा रहा हूँ, पता नहीं क्या क्या कर रहा हूँ। इन सब नुस्खों से तो 1000 किलोमीटर दूर रहना है आपने। ठीक है। पाइल्स है और फिशर है, फिस्टूला है, ये सर्जन का ही विषय है। इसमें आपने बिल्कुल भी नहीं घबराना है। आजकल तो लेप्रोस्कोपिक लेज़र से सब बिल्कुल ऐसा हो जाता है कि पहले कभी था ही नहीं। ठीक है, थोड़ा टाइम हाँ सफ़र करना पड़ता है उसका, जो ऑपरेशन के बाद थोड़ा टाइम पेन रहता है, पर पेन किलर, एंटीबायोटिक सब मिलती है। गर्म पानी में बैठने के लिए बोलते हैं बेटाडिन डाल के। तो बिल्कुल घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। देसी नुस्खों में नहीं पड़ना है, बिल्कुल भी नहीं पड़ना है। ठीक है। अगर आपको फिशर हो गया है और आप नहीं जा रहे हो सर्जन के पास, डॉक्टर के पास, और देसी नुस्खे कर ही जा रहे हो, कर ही जा रहे हो, कर ही जा रहे हो, अगर वो ठीक हो गया, अगर एक्यूट फिशर है, मतलब अभी पुराना नहीं हुआ है, 2 महीने पुराना नहीं हुआ है, शुरू का फिशर है, आपको 10-12 दिन में वो गायब हो जाएगा बिल्कुल, है ना। 10-12 दिन, 15 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 20 दिन में वो गायब हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाओगे। लेकिन वो अगर नहीं ठीक हो रहा है, वो क्रॉनिक हो गया है और आप नहीं मान रहे हो, आयुर्वेदिक कुछ भी उठपटांग जड़ी बूटियाँ, है ना, उठपटांग खाई जा रहे हो उसे ठीक करने के लिए, जो यूट्यूब पे दिख रहा है। यूट्यूब पे आप ये देखोगे ना, आपको देसी नुस्खे बताएंगे, सब अनपढ़ लोग हैं, उनके पास कोई डिग्री नहीं है, सब अनपढ़ लोग हैं। कुछ भी, मतलब दूध में आप ये वाला पत्ता मिला लें, ये वाला ये वाला घी डाल लें, है ना, कैस्टर ऑयल डाल के पी लें, केले में कपूर डाल के पी लें, शहतूत के पत्ते चबा लें, फालतू के सब, मतलब उन्हें पैरासीटामोल तक का नहीं पता है कि क्या होती है, और आप उनकी बातें सुन के अपनी हालत और ख़राब कर लेते हो। ठीक है। तो अगर आपका फिशर ऐसे पुराना हो गया है और आप ये देसी नुस्खे आजमाई जा रहे हो, और अगर वहाँ पे इन्फेक्शन हो गया, आपने नहीं दिखाया सर्जन को, तो फिस्टोला में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, वो फिर लंबा चला जाएगा, उसका इलाज काफ़ी लंबा चला जाएगा, फिर वो एक ऑपरेशन में नहीं ठीक होगा। तो इसलिए किसी को भी पाइल्स, फिशर या फिस्टूला का थोड़ा सा भी साइन लगता है, सीधा जाके लेट जाओ सर्जन के पास। जो रेक्टल का सर्जन होता है ना, सीधा उसके पास जाके लेट जाओ। ठीक है। और टाइमली दिखा लो, वो लेटा के आपको पूरा देख लेंगे, नीचे लगाने की ऑइंटमेंट, एंटीबायोटिक वगैरह दे देंगे, गर्म पानी में बैठने के लिए आपको बता देंगे। और अगर पाइल्स का ग्रेड ज़्यादा है, पुरानी पाइल्स है, तो उसे छोटी सी लेज़र सर्जरी से साफ़ कर देंगे। ठीक है, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। ठीक है, उसे और इतना बदतर मत कर लो, ये देसी नुस्खे कर करके इससे कुछ नहीं होने वाला। ठीक है। हाँ, जैसे क्या होता है, आप दूध में नींबू डाल के, कच्चे दूध में नींबू डाल के या केले में कपूर का पाउडर डाल के पीते हो, इससे क्या होता है, आपको लूज मोशन लग जाते हैं। लूज मोशन लग जाते हैं तो आपको वहाँ इरिटेशन नहीं होती पाइल्स में, आपको लगता है हाँ ठीक हो गया, उसका पेन भी थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है। ठीक है, जब वहाँ पे पट्टी लगेगी नहीं, उसमें टच ही नहीं होएगी, बिल्कुल पानी आएगा या पतली पट्टी आएगी, आपको लगेगा हाँ मेरी पाइल्स ठीक हो गई, आराम आ गया। ठीक है, वो कुछ भी नहीं है। जब भी आपको दोबारा हार्ड आएगी या थोड़ी सी भी नॉर्मल से ज़्यादा सख्त आएगी, वो पेन, वो डिस्कम्फर्ट, वो स्वेलिंग सब वापस आ जाएगा। ठीक है, तो सीधा सर्जन के पास जाओ, डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आजकल कुछ भी नहीं है ये चीज़ें, बहुत मतलब, मगर सर्जन अच्छा होना चाहिए, लेकिन आपका सर्जन अच्छा होना चाहिए। ठीक है। और जो भी नए लोग वीडियो देख रहे हैं, मैं आपको पहले बोल दूं, साइकेट्रिस्ट से डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। साइकेट्रिस्ट आपको ठीक करने के लिए है, आपको बीमार करने के लिए नहीं है। ठीक है, वो आपको ठीक करने के लिए है। जैसे हर पार्ट का एक डॉक्टर होता है। ठीक है, जैसे नोज़ और थ्रोट का, नाक और गले का ईएनटी जो डॉक्टर होता है, ठीक है, कान वगैरह का, पेट का गैस्ट्रो होता है। ठीक है, बोन्स, हड्डियों के लिए ऑर्थोपेडिक होता है। इसी तरह आपके माइंड के लिए भी एक डॉक्टर है। क्या ये आपका पार्ट नहीं है? ये आपका एक ऑर्गन नहीं है? ये भी आपका एक ऑर्गन है, तो इसका भी एक डॉक्टर होगा। क्या इसमें प्रॉब्लम नहीं आ सकती? क्या इससे नीचे सब जगह प्रॉब्लम आ सकती है लेकिन इससे ऊपर प्रॉब्लम नहीं आ सकती? ऐसा पॉसिबल है? नहीं, लोगों की तो ब्रेन की सर्जरीज भी होती हैं, ब्रेन में लोगों को ट्यूमर हो जाते हैं, कैंसर, कुछ मतलब इतनी चीज़ें हो जाती है, ब्रेन में स्ट्रोक आ जाता है। ठीक है, तो क्या इसमें, इससे ऊपर आप क्या सोचते हो, इससे ऊपर आप अमर हो, इससे नीचे ही सब कुछ है, और इसके डॉक्टर पे जाने से डर रहे हो? ऐसा नहीं होता है। आपकी अगर गाड़ी भी है तो गाड़ी के किसी भी पार्ट में प्रॉब्लम आ सकती है ना, इंजन के किसी भी पार्ट में प्रॉब्लम आ सकती है। इसी तरह आप ये मत सोचो कि इससे नीचे ही आपको सिर्फ प्रॉब्लम आ सकती है, इससे ऊपर आ गई तो क्या करोगे? नहीं जाओगे डॉक्टर के पास, आयुर्वेदा में जाओगे, होम्योपैथी में जाओगे, मीठी गोलियां खाओगे?
यहाँ प्रॉब्लम है तो अपना नीचे की चीज़ें मलवाओगे, नीचे टांगे तोड़वाओगे, पेट मलवाओगे। ये कौन सा मतलब कहाँ की समझदारी है? अगर यहाँ पे इससे ऊपर प्रॉब्लम हो गई है, यहाँ से हार्मोन केमिकल रिलीज होने में प्रॉब्लम हो रही है, तो इसके डॉक्टर के पास जाओगे ना। ठीक है, तो इसका डॉक्टर साइकेट्रिस्ट है। साइकेट्रिस्ट से डरना नहीं है, और खुद को एक तरह से आप पॉजिटिव रखो, लक्की समझो कि साइकेट्रिस्ट की गोलियां सबको खाने को नहीं मिलती लाइफ में, किसी किसी को मिलती है और आप उसमें से एक हो। ठीक है, इस तरह से अपने आप को पॉजिटिव रखें कि लोग अपनी लाइफ में हर तरह की मेडिसिन खा ही लेते हैं अप्रॉक्सीमेटली, लेकिन माइंड की मेडिसिन किसी किसी को खाने को मिलती है साइकेट्रिस्ट की। ठीक है, तो आप उसमें से एक हो जो चुने गए हो। इस तरह से अपने आप को पॉजिटिव रखो कि हाँ यार, हम ऐसे हैं जो हमने साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन भी खा के देखी हैं कैसी होती हैं, कैसा क्या असर करती हैं। ठीक है, इस तरह से अपने आप को पॉजिटिव रखें। और आप साइकेट्रिस्ट से एक बार मिलोगे ना, सबसे पहले साइकेट्रिस्ट पे जब तक आप गए नहीं ना, तब तक आपके अंदर डर रहता है। एक बार मिल लोगे ना, सारा डर निकल जाएगा। तो बस देर है आपकी एक बार वहाँ पहुँचने की। एक बार साइकेट्रिस्ट के पास जाओ, अच्छे साइकेट्रिस्ट के पास मिलो और दिल की सारी बातें खोल के रख दो, और आपको मतलब पता लगेगा। फिर आपको पता लगेगा यार मैं ऐसे ही डर रहा था, ये तो इतने अच्छे डॉक्टर होते हैं, है ना। और जब आपको असर करने लगेंगी ना चीज़ें, 5-6 महीने बाद, 4-5 महीने बाद, जो भी 3-4 महीने बाद, तो आपको इतना अच्छा रिलीफ मिलेगा। और फिर मतलब आपको ये लगेगा यार मैंने इतना टाइम ऐसे ही ख़राब कर दिया, इनसे डरता था, ये तो भगवान है। ठीक है, तो सीधा साइकेट्रिस्ट के पास जाओ। किसी को भी अगर 3-4 महीने, 2-3 महीने से ज़्यादा पेट खराब हो रहा है, अनपचा खाना आ रहा है, अनडाइजेस्टेड फूड आ रहा है, म्यूकस आ रहा है, पेट हार्ड हो रहा है, गैस बन रही है, ब्लोटिंग हो रही है, खट्टा पानी ऊपर को आ रहा है, ठीक है, या लूज मोशन हो रहा है, मिक्स आ रही है, ठीक है, खाना खाते ही पोटी का प्रेशर बन रहा है, कभी लूज आ रही है, कभी हार्ड आ रही है, पता ही आपको सभी सिम्टम्स। ठीक है, नींद में प्रॉब्लम आ रही है, एंग्जाइटी हो रही है, बहुत से सिम्टम हैं। मतलब इस बॉडी में इतनी बीमारियां होने की पॉसिबिलिटीज़ हैं, वो सब एक्टिवेट हो जाता है। किसी में कुछ भी हो सकता है, यहाँ से लेके पैर के अंगूठे तक कुछ भी हो सकता है, क्योंकि सारा नर्वस सिस्टम, जो तारें जा रही हैं अंदर, अंदर जो वायरिंग है, करोड़ों वायरिंग, लाखों करोड़ों वायरिंग है अंदर, वायर्स जा रही हैं, नर्व्स जा रही हैं। कहीं पे भी कुछ, पूरा नर्वस सिस्टम से जुड़ी हुई हैं वो, कहीं पे कोई भी वायर में प्रॉब्लम आ सकती है। वो वायर चाहे आंख में जा रही हो, आंख में प्रॉब्लम आ जाएगी। वो वायर हार्ट में जा रही हो, यहाँ प्रॉब्लम आ जाएगी। वो वायर डाइजेशन में जा रही है मैक्सिमम, तो डाइजेशन में तो होएगा ही। वो टांगों में जा रही है, टांगों में जलन हो सकती है। वो गले में जा रही है, गला सूख सकता है। वो यूरिन में जा रही हैं वायरें, तारें, जो भी नर्व्स हैं, यूरिन में जलन हो सकती है, बार बार यूरिन आ सकता है, गर्म यूरिन आ सकता है। ठीक है, ऐसा फील हो सकता है कि इन्फेक्शन है, यूरिन करने में पेन हो सकता है। ठीक है, पूरा मतलब पूरा नर्वस सिस्टम हिल जाता है, कहीं पे कुछ भी प्रॉब्लम आ सकती है। और वो सब ठीक कैसे होगा? साइकेट्रिस्ट के पास, जो नर्वस सिस्टम का मास्टर है, जो नर्वस सिस्टम को काम डाउन कर सकता है, जो नर्वस सिस्टम को शांत कर सकता है, जो उन केमिकल्स को फिर से रिलीज करवा सकता है, और फिर से आपका माइंड और गट बिल्कुल नॉर्मल हो सकता है। ठीक है, आईबीएस यार, बीमारी में ना, आपको बीमारी में, जब आप बीमार हो तो आपको स्विट्ज़रलैंड भी ले जाएं चाहे घुमाने, आपको वो भी बहुत बेकार लगेगा। क्यों बेकार लगेगा? आपको गैस बन रही है, पेट टाइट है, आपको पॉटी नहीं आ रही है। मान लो आप स्विट्ज़रलैंड चले गए, वहाँ आप घूम रहे हो, या कश्मीर चले गए और सुंदर जगह पे चले गए, है ना, अच्छी अच्छी जगहों पे चले गए, लोग खा रहे पी रहे हैं, आपके फ्रेंड साथ वाले, और आप टॉयलेट में बैठे हो, जोर लगा रहे हो, निकल नहीं रही है, नीचे कट लग रहा है, सूजन आ रही है या पतली आ रही है, तो कहाँ इंजॉय कर पाओगे? ठीक है, दुनिया भी अच्छी तभी लगती है अगर आप हेल्दी हो, जो खाया पूरा डाइजेस्ट होके आराम से सॉफ्ट होके निकल रहा है, जो मर्जी खा पा रहे हो। सबसे मेन तो खाना ही होता है। ठीक है, लाइफ की सबसे पहले नीड तो खाना ही है। अगर वही नहीं खा पा रहे हो तो आप चाहे स्विट्ज़रलैंड में ले जाएं, सुंदर से सुंदर जगह में ले जाएं, आपको सब बेकार लगेगा, सब नरक लगेगा। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले तो फ्यूल ही है ना जो आप खा रहे हो। कोई भी गाड़ी है, अगर उसे कहीं घूमना है तो सबसे पहले उसकी क्या रिक्वायरमेंट है? फ्यूल। अगर वो फ्यूल ही नहीं ले पा रही है तो वो चलेगी कैसे, घूमेगी कैसे, इंजॉय कैसे करेगी? ठीक है, इसी तरह आपकी बॉडी है, अगर आप खा ही नहीं पा रहे हो, तो आप फ्यूल ही नहीं ले पा रहे हो, तो आपकी ये बॉडी, जो आपका इंजन, मतलब ये जो आपकी गाड़ी है, ये कैसे चलेगी, कैसे घूमेगी, कैसे इंजॉय करेगी? ठीक है, ये चीज़ मैंने फेस की है, हर आईबीएस वाले ने फेस किया जो भी बीमार रहा है। ठीक है, या जो अभी बीमार है वो भी फेस कर रहा है। पर आप टेंशन मत लो, आप अगर इन वीडियोस पे आ गए हो
जाके सभी शॉर्ट्स देखो, सभी वीडियोस देखो ध्यान से, उनके एक एक कमेंट को पढ़ो, साइड में स्लाइड करके कम्युनिटीज़ जो हमारा सेक्शन होता है यूट्यूब पे, उस पे जाओ, वहाँ पे सभी पोस्ट देखो, सारा ज्ञान मिल जाएगा आपको। ठीक है यार, देखो कुछ भी नहीं छुपाया, सब खोल के रख दिया है, सब बता दिया है, कुछ भी इतना सा भी नहीं छुपाया आपसे। ठीक है, कॉम्बिनेशंस बता दिए, साइकेट्रिस्ट बता दिए, बस अब आपकी देर है उन वहाँ पहुँचने की। ठीक है, तो साइकेट्रिस्ट के पास जाओ और बिल्कुल ठीक हो जाओ। और आईबीएस वालों की एक और कैरेक्टरिस्टिक्स बता दो, आईबीएस वाले बहुत प्योर होते हैं। ठीक है, दिल से बहुत साफ होते हैं, और आईबीएस वाले को लाइफ में बहुत ज़्यादा धोखे मिलते हैं। आईबीएस वाले को लाइफ में बहुत ज़्यादा धोखे मिलते हैं। ठीक है, क्योंकि वो दिल से साफ होते हैं, किसी की भी बातों में आ जाते हैं, और कोई भी उनका फ़ायदा उठा के चला जाता है। ठीक है, चाहे रिलेशनशिप्स लगा लो, चाहे ये लगा लो, किसी ने आपसे पैसे लिए, ठीक है, आईबीएस वाला मांग नहीं पाता, और देते हुए पैसे मना नहीं कर पाता। कोई मांग ले तो वो, चाहे उसके पास होंगे भी नहीं, ठीक है, वो क्या करेगा, कहीं से भी अरेंज करके अपने दोस्त से लेके या अपने कज़न से लेके दे देगा, उसे मना नहीं कर पाता। आईबीएस वाले का सबसे मेन प्रॉब्लम ये है कि उसे नो बोलना नहीं आता, कि नहीं मेरे से ये नहीं हो सकता। वो हेल्प के लिए हमेशा रेडी रहता है, उसे नो बोलने में भी शर्म आती है, इतना सेंसिटिव होता है। ठीक है, और कोई भी उसका फ़ायदा उठा के चला जाता है। तो ये भी एक मतलब कैरेक्टरिस्टिक है कि बहुत धोखे खाए होते हैं आईबीएस वाले ने लाइफ में, चाहे फ्रेंड्स हो, रिलेशनशिप हो, या अपने रिश्तेदार हो, कहीं भी हो, है ना। आईबीएस वाले को ये धोखे मिलते हैं क्योंकि आईबीएस वाला इतना नाजुक होता है, इतना साफ होता है दिल का, और इसी नाजुकपन की वजह से ये जो सेंसिटिव होता है बहुत, मतलब किसी का भी बुरा होता नहीं देख सकता, किसी को भी मना नहीं कर सकता किसी चीज़ के लिए, किसी की भी बातों में आ जाता है, लोग फ़ायदा उठा जाते हैं, और फिर बाद में जाके इसी सेंसिटिविटी की वजह से, ठीक है, इसी सॉफ्टनेस की वजह से उसे आईबीएस हो जाता है लाइफ में। क्योंकि ये तो छोटे मोटे स्ट्रेस हैं, ठीक है, ये तो छोटे मोटे स्ट्रेस होते हैं उसकी लाइफ में, लेकिन जब कोई बड़ा स्ट्रेस आता है ना, बड़े लेवल पे, इन्हीं में से लगा लो, चाहे पैसों फाइनेंशियल में लगा लो, छोटा मोटा फिर भी वो इग्नोर कर देता है, ठीक है, कि यार किसी ने नहीं, लेकिन अगर बड़ा स्ट्रेस आ जाता है फाइनेंशियल, बड़ा रिलेशनशिप में स्ट्रेस आ जाता है, बड़ा पढ़ाई से लेके करियर के लिए स्ट्रेस आ जाता है, कि यार मैं तो इतना अच्छे दिल का इंसान हूँ, मैं तो इतना पढ़ने में भी तेज हूँ, ठीक है, मैं तो स्कूल कॉलेज में मेरे को अवार्ड्स भी मिलते थे, ठीक है, स्कॉलरशिप्स भी मिलती थी, मैं लाइफ में कुछ नहीं कर पाया, मैं छोटी सी जॉब कर रहा हूँ, ठीक है, मुझे छोटी जॉब मिल रही है, लेकिन जो साले अनपढ़ थे, जो पढ़ने में भी ठीक नहीं थे, स्कूल कॉलेज में बंक पे रहते थे, अय्याशी करते थे, ठीक है, घूमना फिरना करते थे, पढ़ते भी नहीं थे, वो आज सरकारी नौकरी लग के बैठे हैं। ठीक है, उन्होंने इतना तगड़ा बिजनेस कर लिया, वो अब्रॉड चले गए, यूएस चले गए, है ना, कनाडा चले गए, ऑस्ट्रेलिया चले गए, और ठीक है, उनको तो उनके पेरेंट्स ने गवर्नमेंट जॉब लगवा दिया। ठीक है, पेरेंट्स ने गवर्नमेंट जॉब लगवा दिया, अप्रोच थी उनके पास, तो ये वो, फिर इंसान बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाता है कि यार मैं इतने एग्ज़ाम्स दे रहा हूँ, मेरा क्लियर ही नहीं हो रहा है, और छोटी जॉब मैं क्यों करूँ, मैं तो इतना स्कॉलर हूँ। ठीक है, या रिलेशनशिप, ऊपर से रिलेशनशिप की टेंशन, अगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, मतलब इन चीज़ों में जाके वो फंस जाता है, बहुत सोचने लगता है, बहुत ज़्यादा सोचता है, और फिर अपने पेरेंट्स को वो बूढ़ा होते हुए देखता है कि अब तो ये, मतलब पेरेंट्स भी काम करने लायक नहीं होने वाले हैं, या रिटायर होने वाले हैं, कौन, मतलब अ, मैं कुछ क्यों नहीं बन पाया, मैं लाइफ में कुछ क्यों नहीं कर पाया। ऐसी ऐसी चीज़ें ना सारी इकट्ठी होती हैं जब आईबीएस होने का टाइम आता है, चारों तरफ से ऐसे टेंशन इकट्ठी होती हैं, और बंदा बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेता है। या किसी का बिजनेस है, ठीक है, उसे बिजनेस में अगर कोई लॉस हो गया, कुछ हो गया, वो बहुत जाके सोचता रहता है, क्योंकि सेंसिटिव इंसान होता है, और वो आईबीएस में गिर जाता है। ठीक है, तो ठीक होने के बाद आपने अपना मन शांत रखना है, कोई स्ट्रेस नहीं लेना है, हेल्थ को सबसे पहले प्रायोरिटी देनी है। और अब तो यार बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, पूरा इलाज पता है, बहुत चैनल बन गए हैं, तो अब आप अकेले नहीं हो, हम इतने सारे आपके साथ हैं। ठीक है, इतने साइकेट्रिस्ट आपके साथ हैं। देखो यार, ये बीमारी ना छुपी पड़ी थी, ठीक, इसका इलाज छुपा पड़ा था। जो एक आधा इंसान ठीक भी होता था, या तो वो स्कैमर बन जाता था, या वो वीडियोज़ ही नहीं बनाता था। ठीक है, तो लोगों को कौन बताए, लोगों तक कैसे इसका इलाज पहुंचे। जो एक दो ठीक हो रहे हैं वो स्कैमर बन रहे हैं, या फिर लोग ठीक होके अपने कामों में लग गए, तो कौन बताए लोगों तक, लोग तो सफ़र करते रह जाएंगे। इसलिए मैं बोलता हूँ, ठीक होने के बाद आप चैनल ज़रूर बनाएं,
और वीडियोस ज़रूर बनाएं, ठीक है। अपना कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह मत दें, ठीक है। तो हाँ, मैं क्या कह रहा था कि लोग ठीक होने के बाद इसके बारे में बताते भी नहीं थे, जो गिना चुना ठीक होता था, ठीक है। एक तो सबसे पहले रास्ता नहीं पता था, किसी को गलती से भी रास्ता पता लग भी जाता था और वो ठीक भी हो जाता था, वो वीडियोज़ नहीं बनाता था। और अगर वो वीडियोज़ बनाता था तो वो स्कैमर बन जाता था। तो लोगों तक कैसे पहुंचेगी इन्फॉर्मेशन? नहीं पहुंच पाती थी और लोग नहीं ठीक हो पाते थे। मैक्सिमम लोग तो इसे पेट की बीमारी आज भी सोचते हैं, ठीक है, क्योंकि प्रॉब्लम पेट में ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम पेट में होती है। इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं सभी, है ना। चाहे होम्योपैथी में ले लो, चाहे आयुर्वेदा में ले लो, चाहे न्यूरोथेरेपी में ले लो, इस चीज़ का फ़ायदा सब उठा रहे हैं। क्योंकि जो बेचारे इसमें यार, इसमें तो पढ़े लिखे भी बेवकूफ़ बन जाते हैं। हम क्या पढ़े लिखे नहीं थे? हम बेवकूफ़ बन गए, तो जो पढ़े लिखे नहीं है उनका क्या हाल होगा? वो तो जहाँ पे देखेंगे कि पेट के लिए यहाँ पे ये चूरन मिलता है या यहाँ पे ये थेरेपी होती है, ये होम्योपैथी से ठीक हो जाएगा, मीठी मीठी वीडियोस देख लेते हैं यूट्यूब पे, है ना, उसमें मीठी मीठी बातें करते हैं, ये हमारी किट खरीद लो ये। तो भाई इंसान कैसे बचेगा? कैसे ट्रीटमेंट मिलेगा इंसान को? इंसान तो साइकेट्रिस्ट तक पहुंच ही नहीं पाएगा। साइकेट्रिस्ट तक पहुंचने में तो मुझे लग रहा है उसे 20-30 साल लग जाएंगे इस हिसाब से। पहले वो सब चीज़ें ट्राई करेगा। यूट्यूब पे कोई गिनी चुनी वीडियो दिखती है साइकेट्रिस्ट की, तो वो वीडियो पता नहीं उसे कब दिखेगी जाके। वो तो इसी में अपना घर घुर बेच देगा और उसके तो लाइफ ही निकल जाएगी इस चक्कर में। इसलिए साइकेट्रिस्ट से रिलेटेड वीडियोस बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं यूट्यूब के ऊपर। आप बनाओ, मैं बना रहा हूँ, ठीक हो के आप सब बनाओ, मैं बना रहा हूँ। साइकेट्रिस्ट के पास जो जा रहा है, साइकेट्रिस्ट को बताओ कि सर आपकी वीडियोस की बहुत ज़रूरत है यूट्यूब पे। लोगों को इन्फॉर्मेशन ही नहीं है लोगों तक, ठीक है। इतना सारा स्कैम है, उसके बीच में कोई गिनी चुनी साइकेट्रिस्ट की वीडियो आती है और आईबीएस वाला उसे भी इग्नोर कर देता है। तो कैसे कैसे मतलब इसका इलाज होएगा? कैसे ठीक होएंगे लोग? कैसे ठीक होंगे? ठीक है। इसलिए मैं कहता हूँ कि मेरी वीडियो नहीं पहुंची, हो सकता है आपकी वीडियो पहुंच जाए। अपनी स्टोरी बताते चलो, ठीक है, और लोगों से इंटरेक्ट करते चलो कमेंट्स में, ठीक है। और कौन से कॉम्बिनेशन है, क्या अवेयरनेस फैलाते चलो। यूट्यूब पे वीडियोस भर दो। हाँ, तो मैं थोड़ी देर पहले आपको एक पापा वाला एग्जांपल दे रहा था ना, एक बात और मेरे दिमाग में आई है। जैसे मेरे पापा हैं, उन्हें थोड़ी सी ठंड लगने से छींकें आनी स्टार्ट हो जाएंगी, सेंसिटिव हैं, ठीक है। कई लोग हैं वो बाहर ठंड में भी पड़े रहेंगे, उन्हें कुछ नहीं होगा। इसी तरह मैं हूँ, सर्दियाँ आते ही मुझे फीवर, मतलब थोड़ी सी ठंड लगने से फीवर स्टार्ट। इसीलिए आपने देखा होगा जब बहुत ज़्यादा विंटर्स आती है, मैं पूरी कैप वगैरह लगा के, पूरी जैकेट वगैरह पा के रखता हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ी सी ठंड लगते ही मतलब मुझे जुकाम हो जाता है, ये है ना, मतलब नोज़ चलने लग जाता है या गला दर्द हो जाएगा, ठंड लग जाएगी, है ना। और जैसे मेरे पापा में से ये चीज़ें मुझे आई हैं, मुझे अब समझ आता है। जैसे मेरे पापा हैं, वो इतनी चीज़ें तो अवॉइड करते हैं कि मैं बैंगन खा लूँगा तो मुझे उससे गैस बन जाएगी। मैं क्या कहते हैं, कुछ मतलब हाँ, दूध वाली चीज़ें भी अवॉइड करते हैं कि दूध ज़्यादा पीऊँगा तो क्या कहते हैं, हाँ, कि मेरे को ब्लॉटिंग हो जाएगी, ये वो डरते हैं, खाने से बहुत डरते हैं। उनका किडनी स्टोन का ऑपरेशन हुआ था, उसके बाद से वो बहुत ज़्यादा खाने से डरते हैं, ठीक है। कि उसके बाद उनका थोड़ा सिस्टम वो हो गया था, काफ़ी पहले ही काफ़ी वीक हो गया था, है ना, डाइजेशन वगैरह का। क्योंकि उस ज़माने में जब ऑपरेशन हुआ था तो बहुत ज़्यादा स्टिचेस लगे थे, उस टाइम लेज़र नहीं होता था। ये 2002 की बात है, हाँ, 2002 की बात है। तो उसके बाद से बात काफ़ी वीक हो गए थे और उसके बाद से उनमें खाने का डर बैठ गया था बहुत ज़्यादा। तो अभी उन्हें यही होता है कि मैं ये नहीं खाऊँ, ये खाऊंगा तो मुझे इससे हो जाएगा, राजमा खाऊंगा तो पथरी बन जाएगी। मतलब बहुत सिलेक्टिव है वो, खाने के मामले में बहुत ज़्यादा सिलेक्टिव है। तो और हाँ, थोड़ी सी ठंड से ही उन्हें जुकाम हो जाता है। तो ये चीज़ें मतलब मुझे अपने पापा में से ही आई हैं, वो जीन्स में से, है ना, आगे ट्रांसफ़र हुई हैं। मैं आपको अपने पापा का एक और एग्जांपल देता हूँ। जैसे एक बार, जैसे करवा चौथ जब भी आता है तो चांद आता है ठीक है, तो चांद की वेट होती है। तो न्यूज़ में अगर बता रहे हैं कि 8:30 बजे चांद निकलना है, तो मेरे पापा 7:30 बजे पूरे एक्टिव हो जाएंगे, बाहर जा जाके, बार बार छत पे जा जाके देखेंगे निकला कि नहीं, निकला कि नहीं, फिर हमें बताएंगे कि निकल गया है, आ जाओ, ये वो, है ना। मतलब उन्हें बहुत जल्दी रहती है हर चीज़ में, मतलब उनका काफ़ी ज़्यादा दिमाग चलता है ना, मतलब ओवर एक्साइटेड टाइप होते हैं। तो वहाँ से ये चीज़ आपने देखा होगा कहीं के आपके मतलब फादर में ये चीज़ होगी, है ना, कि
जब वो थोड़ा सा भी बीमार पड़ते हैं तो बिल्कुल बच्चे की तरह बन जाते हैं। मुझे ये हो गया, मेरा ये दुख रहा है ना, मुझे मतलब बहुत ज़्यादा शोर मचाते हैं कि मतलब उन्हें कोई थोड़ी सी भी बीमारी हो जाए तो बहुत शोर मचाते हैं, मेरे को ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, बोलते रहेंगे बोलते रहेंगे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। और कई लोग क्या होते हैं, उनका अगर हाथ भी कट जाए ना, वो फिर भी ऐसे खड़े रहेंगे कि कुछ हुआ ही नहीं, मतलब इतने मतलब स्ट्रांग होते हैं अंदर से। ठीक है, तो आईबीएस वाले होते हैं बहुत ज़्यादा सेंसिटिव अंदर से। ठीक होने के बाद आपको इस चीज़ पे अपना कंट्रोल करना है, ओवर एक्साइटमेंट, बेचैनी, जल्दबाजी, ठीक है, इन चीज़ों से दूर रहना है बिल्कुल। ये चीज़ अपनी अपने आप कंट्रोल रखनी है। और ठीक होने के बाद 8-9 महीने बाद, या जब ठीक हो गए उसके 7-8 महीने वेट करो, बॉडी को नॉर्मल स्टेट में आने दो, उसके बाद जिम ज्वाइन करो, वर्कआउट करो। ठीक है, वर्कआउट करोगे तो आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी, छोटी छोटी थोड़ी सी ठंड लगने से आपको जुकाम नहीं होगा। ठीक है, ये चीज़ें आपकी ठीक हो जाएगी, इम्यूनिटी आपकी स्ट्रांग रहेगी जितनी ज़्यादा एक्सरसाइज करोगे। अभी नहीं, लेकिन आईबीएस में अगर एक्सरसाइज हैवी करोगे, बहुत ज़्यादा रनिंग करोगे, कुछ करोगे, ब्लोटिंग हो जाएगी, पेट दर्द होने लग जाएगा। ठीक है, अभी नहीं करना है, ठीक होने के बाद। ठीक होने के बाद 5-6 महीने, 7-8 महीने वेट कर लो और फिर अपना वर्कआउट स्टार्ट कर दो, जिम स्टार्ट कर दो। और जिम में भी जाके अगर आपको कभी फ्यूचर में धरन वगैरह पड़ती है, नेवल डिस्प्लेसमेंट होता है, तो उसके लिए स्ट्रेचिंग वाली एक्सरसाइज है, या फिर आस पड़ोस में कोई आपके बुजुर्ग हैं, है ना, कोई आंटी है, कोई अंकल है, वो मल देते हैं, वो ठीक हो जाती है। एक बार 2 बार मल के ठीक हो जाती है, 1 दिन के अंदर ही ठीक हो जाती है। ठीक है, तो लेकिन आईबीएस से दूर रहें। ठीक है, मैं तो यही कहूँगा, आईबीएस से दूर रहें, बहुत ज़्यादा नहीं सोचना है, उसके बाद बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। वर्कआउट करें, इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी आपकी, तो आपको आपकी सेंसिटिविटी कम रहेगी आपके अंदर। ठीक है, छोटी छोटी चीज़ों से आप बीमार हो जाते हो, ये वो चीज़ें आपकी ठीक रहेंगी। और ज़्यादा पानी पियो। अब सर्दियाँ आ रही हैं, तो सर्दियों में पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि गर्मी में तो इंसान ऑटोमेटिकली पी लेता है, लेकिन सर्दी में पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है आपकी बॉडी को, क्योंकि सर्दी में इंसान अवॉइड करता है ज़्यादा पानी पीना। ठीक है, तो ये नहीं करना कि कंबल में घुस गए, कौन जाए पानी पीने, और फिर सुबह कॉन्स्टिपेशन हो रहा है और सुबह कट लग रहा है और सुबह फिशर हो रहा है। इन चीज़ों से बचो और अपना वाटर इनटेक ज़्यादा रखो सर्दियों में। ठीक है, हाँ, एक और कैरेक्टरिस्टिक्स मैं आपको कैरेक्टरिस्टिक बता दूँ। आईबीएस वाला छोटी छोटी बातों पे चिढ़ जाता है। ठीक है, वो ऐसी पर्सनैलिटी होता है, किसी भी छोटी छोटी बात पे चिढ़ जाता है। मम्मी से लड़ाई कर रहा है, पापा से लड़ाई कर रहा है, या अपनी बहन से, भाई से लड़ाई कर रहा है, ये सामान यहाँ क्यों रख दिया, ये यहाँ क्यों फेंक दिया, छोटी सी बात पे बहुत ज़्यादा चिढ़ जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आपने मतलब ठीक होने के बाद अपना कंट्रोल में रखना है, और रिलीजियस साइड जुड़ना है, रिलीजियस वीडियोस देखो, रिलीजियस बुक्स पढ़ो। ठीक है, हाँ, ये वाला कैरेक्टरिस्टिक भी होता है आईबीएस वाले में। और एक बात बता देता हूँ, देखो यार, आईबीएस के ट्रीटमेंट के ड्यूरिंग दौरान क्या होता है ये तो सबको बता दिया, लेकिन अब मैं सबसे ज़्यादा जोर दे रहा हूँ कि आईबीएस से ठीक होने के बाद क्या होगा, ये बहुत कम लोगों को पता है। ठीक है, जब आप आईबीएस से ठीक हो जाओगे, और देखो ड्यूरिंग आईबीएस भी मैं आपको बता दूं, जब आपको साल हो जाएगा ना, हो सकता है तब भी आपका पेन शिफ्ट होता रहे। पहले लेफ्ट साइड में हार्ड रहता था पेट, दर्द रहता था, कभी वो लेफ्ट में आ जाएगा, कभी वो राइट में चला जाएगा दर्द, कभी ऐसा लगेगा कि दर्द बिल्कुल ही नहीं है, फिर 10-12 दिन बाद फिर से हल्का हल्का दर्द वापस, या ज़्यादा दर्द वापस आ जाएगा। बहुत टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है आईबीएस से निकलने का। अप डाउन होते रहेंगे, ऐसे ऐसे ऐसे, दर्द हो रहा है फिर नहीं हो रहा है, ब्लोटिंग हो रही है फिर नहीं हो रही है, हफ्ता हफ्ता स्टूल ठीक आ रहा है, फिर लूज मोशन लग रहे हैं, हफ्ता हफ्ता हार्ड आ रही है, फिर लैक्सेटिव ले रहे हो। धीरे 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 ये चीज़ें बैलेंस होती जाएंगी। ठीक है, पेन शिफ्ट होता जाएगा, कभी लेफ्ट में होएगा, कभी ऊपर होएगा नेवल के, जो कोलोस्पैक्स ठीक करती जाती है, धीरे धीरे होएगा। ठीक है, कभी वो पेन राइट में चला जाएगा, आप सोचोगे यार राइट में तो पेन कभी हुआ ही नहीं, मेरे तो लेफ्ट में पेन रहता था, ये राइट में कहाँ से आ गया। वो शिफ्ट होता रहेगा और धीरे 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 वो गायब हो जाएगा, बिल्कुल गायब होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, बस आपको उस मैजिक का इंतज़ार करना है, और ट्रीटमेंट बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, ट्रीटमेंट लेते रहना है लगातार। ठीक है, बहुत टेढ़ा मेढ़ा सा इसका रास्ता होता है बाहर निकलने का, लेकिन जब आराम आता है ना फाइनली, तो एकदम से ऐसा लगता है यार कि ये क्या हो गया। उसमें हो सकता है आपको 1 साल लगे, या 1 साल 2 महीने लगे, या 1 साल 3 महीने, या 1.5 साल लगे। और जिसका बहुत ही ज़्यादा क्रॉनिक है, हो सकता है 2 साल में वो बिल्कुल ठीक हो। ठीक है, लेकिन वो चीज़ ज़रूर होगी। और ठीक होने के बाद बता दूँ,
मुझे नहीं पता मैं इस चीज़ को कैसे समझा सकता हूँ। जब आपने कोर्स छोड़ दिया, आपके सिम्टम ठीक हो गए, तो ठीक होने के बाद भी हो सकता है 1 साल तक आपका डाइजेशन हल्का फुल्का उथल पुथल रहे, कि हल्की फुल्की कभी मतलब नॉर्मल स्टूल आ रहा है लेकिन हल्का फुल्का लूज भी है वो, है ना, चिपचिपा आ रहा है, कुछ आ रहा है, आपने उसे बिल्कुल भी नहीं देखना है। क्योंकि आपका पेट शांत है, आपका वजन बढ़ रहा है, आपको कोई दर्द नहीं है, आपको कोई तकलीफ नहीं है, आपको कोई ब्लोटिंग नहीं है, खाना पूरा डाइजेस्ट हो रहा है, अनडाइजेस्टेड नहीं आ रहा है, ठीक है, आपके फेस पे ग्लो भी आ रहा है, बाल आपके पहले की तरह वापस आ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, तो आपने उस पर ध्यान नहीं देना है। ठीक है, वो फ्लक्चुएशन पॉटी में रहेगी, वो एक हो सकता है साल बाद वो बिल्कुल आपका नॉर्मल हो। ठीक है, और कोर्स छोड़ने के बाद हो सकता है हल्के फुल्के आपको गैस या हल्की फुल्की बिल्कुल माइनर से या हल्का फुल्का पेन आपको हो रहा है 2-3 महीने। ठीक है, वो उसके बाद वो ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो जब आप कोर्स छोड़ दोगे उसके बाद भी, सब में नहीं कह रहा हूँ पर काफ़ी में कह रहा हूँ, मैक्सिमम में हो सकता है आपका पेट हल्का फुल्का सा सेंसिटिव रहे 5-6 महीने। आपने आपको उस टाइम मेडिसिन नहीं चाहिए, वो विड्रॉल इफेक्ट है ना, आपकी मेडिसिन छोड़ने के बाद विड्रॉल सिम्टम है वो धीरे धीरे बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे और बिल्कुल ठीक हो जाओगे। जैसे मैंने बताया, जब आप क्लोनाज़ेपाम छोड़ोगे ठीक होने के बाद, उस गोली को, वो गोली सबसे लास्ट में छूटती है, और उसे छोड़ने के बाद आपको हो सकता है महीना 1.5 महीना नींद ही ना आए। ठीक है, 2 घंटे नींद आ रही है, 2.5 घंटे 3 घंटे ऐसे आ रही है, लेकिन आपने घबराना नहीं है, और आपने ये नहीं करना कि आप फिर से क्लोनाज़ेपाम लेना स्टार्ट कर दो। उस चीज़ को आपने जीतना है उस टाइम। ठीक है, ये नहीं करना कि आप फिर से शुरू कर दो वो मेडिसिन लेने की, यार उसके बिना तो नींद नहीं आ रही, फिर आप फंस जाओगे, उसके सहारे नहीं रहना है। ठीक है, आपको महीना 1.5 महीना खुद पे कंट्रोल करना है, उसके बाद बहुत अच्छी नींद आएगी। और ठीक होने के बाद भी साल तक हो सकता है आपकी पॉटी थोड़ी हल्की फुल्की मतलब मिक्स टाइप सी आए, बिल्कुल वो ना आए, है ना, क्या कहते हैं, सॉसेज टाइप। पॉटी को सॉसेज में आने में टाइम लगेगा। ठीक होने के बाद भी 6 महीने या साल बाद वो बिल्कुल सॉसेज में आएगी। आपने उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, क्योंकि अब आपको आईबीएस नहीं है, आप बिल्कुल ठीक हो। ये आपकी मेडिसिन छोड़ने के विड्रॉल सिम्टम है जो कुछ टाइम रहेंगे, उसके बाद आपकी बॉडी, आपकी पॉटी, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। और हो सकता है ये ऐसा, पता है कब होता है, जब आप कोलास्पेक्स लास्ट में छोड़ते हो ना, जब आपकी कोलास्पेक्स बंद होती है तो हल्का फुल्का पेन वापस आता है, उससे आपने घबराना नहीं है। जैसे मैंने पहले भी बोला, विड्रॉल सिम्टम है, ठीक है, उससे बिल्कुल नहीं घबराना है। वो हल्का फुल्का सा पेन आता है क्योंकि कोलास्पेक्स की आदत होती है अंदर, मतलब वो बिल्कुल शांत रखती है। जैसे ही आप उसका सबसे छोटा डोज छोड़ोगे, जब उसे तोड़ के आप छोटी लेनी शुरू करोगे, उस लास्ट वाले को छोड़ोगे, हल्का फुल्का सा पेन आएगा, घबराना बिल्कुल नहीं है। ये चीज़ मैं कैसे समझाऊं, पर आप समझ जाओ कि मेडिसिन छोड़ने के बाद जब आपको लगे कि 100% ठीक हो गया, और ठीक होने के बाद भी आपने 3-4 महीना एक्स्ट्रा मेडिसिन खा ली, ठीक है, आप ठीक हो गए, ठीक होने के बाद भी 3-4 महीने एक्स्ट्रा मेडिसिन खा ली, और उसके बाद धीरे धीरे डॉक्टर ने छुड़वा दी, और उसके बाद आपको 5-10% हल्के फुल्के सिम्टम है, आपने उस टाइम कोई मेडिसिन नहीं खानी है, वो धीरे 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 खुल जाएंगे। ठीक है, उनसे बिल्कुल नहीं घबराना है। और यार आईबीएस वाले के लिए तो बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है कि अगर वो 95% भी ठीक हो जाता है, 90% भी ठीक हो जाता है, जो अगला 10% या 5% है वो अपने आप ठीक होगा विद टाइम। मेडिसिन नहीं लेनी है बिल्कुल भी ठीक होने के बाद। ठीक है, एक बार आपको लगेगा आप 100% ठीक हो गए हो, कोई पेन नहीं है, कुछ नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई ब्लॉटिंग नहीं है, पॉटी सही आ रही है, धीरे धीरे डोज करके छोड़ेंगे, और लास्ट फाइनल डोज छोड़ने पे हल्के फुल्की फ्लक्चुएशंस रहेंगी, वो 5-6 महीने में या साल के अंदर अपने आप चली जाएंगी। ठीक है, आपने उससे बिल्कुल भी नहीं घबराना है। अब यार ये प्रॉब्लम ये है कि भगवान ने जो डाइजेशन बनाया है ये बहुत कंफ्यूजिंग बनाया है, जिसका फ़ायदा स्कैमर्स उठा रहे हैं। ठीक है, ये डाइजेशन बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग भगवान ने बनाया है, क्योंकि इसे कंट्रोल कोई और कर रहा है। डाइजेशन तो यहाँ नीचे बना दिया, लेकिन कंट्रोल यहाँ से हो रहा है। ठीक है, इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं सभी, सभी के सभी। न्यूरोथेरेपी ले लो, आयुर्वेदा ले लो, होम्योपैथी ले लो, या कोई कोई और ले लो, है ना, इस सब का फ़ायदा वो उठा रहे हैं, क्योंकि प्रॉब्लम डाइजेशन में होती है, तो लोग डाइजेशन की दवाई ढूंढते हैं, डाइजेशन का इलाज ढूंढते हैं। कोई कहता है नींबू निचोड़ के पी लो, इसमें डाल के पी लो, ऐसे पी लो, है ना, किसी चीज़ से कुछ नहीं होगा। अगर जैसे स्टोमक है, ठीक है, पेट है, तो पेट ऑर्गन है, तो प्रॉब्लम पेट में है, तो लोग पेट की दवाई ढूंढेंगे। ठीक है, तो यूट्यूब पे सर्च भी पेट के लिए करेंगे, कहीं पे डॉक्टर पे जाएंगे तो पेट के बारे में ही पूछेंगे, तो उस पर स्कैम चल रहा है, तो आपको ऑटोमेटिकली पेट की ही दवाई खिलाते रहेंगे, खिलाते रहेंगे, खिलाते रहेंगे, जब तक आपका पैसा नहीं खत्म हो जाएगा, आपका करियर नहीं खत्म हो जाएगा। ठीक है, तब तक आपको पेट की दवाइयाँ खिलाते रहेंगे। ठीक, इसलिए ये बहुत ही कंफ्यूजिंग बनाया है भगवान जी ने। बनाया तो यहाँ नीचे पेट, लेकिन इसका कंट्रोल दे दिया यहाँ पे। अब बंदे नीचे पागल होते रहते हैं।
पेट में ही लगे रहते हैं, पेट के बारे में ही ढूंढते रहते हैं। कोई पेट पे कूद रहा है, कोई पीठ पे कूद रहा है, कोई टांगों पे कूद रहा है। और ऊपर से एक चीज़ और आ गई, नेवल। इसने तो और ही बेड़ा गर्क कर दिया। ये मतलब एक इतना बड़ा हथियार दे दिया लूटने के लिए लोगों को, कि सिर्फ इस नेवल को पकड़ के इतना ज़्यादा लूट रहे हैं, इतना ज़्यादा लूट रहे हैं। मैंने भी बहुत मलवाई हैं भाई, जा जा के बहुत ज़्यादा मलवाई हैं। ठीक है, तो इस बीच ऐसे हम ये रख रख के देखता था कि बीच में धड़क रही है कि नहीं धड़क रही है, फिर मलवाता था, फिर देखता धड़क रही है नहीं धड़क रही है। जो जहाँ बताता था वहाँ मलवाने चला जाता था। ठीक है, तो सब, एक तो पेट का भगवान ने कंट्रोल दे दिया यहाँ। ठीक है, अब जिसे पता नहीं है वो तो पेट पे ही लगा रहेगा, वो पेट में इलाज ढूंढता रहेगा, जबकि प्रॉब्लम पेट की है ही नहीं। ठीक है, तो लोग लूट रहे हैं दबा के पेट, क्योंकि सब सब यही बोलते हैं कि पेट की प्रॉब्लम है, पेट की प्रॉब्लम है, तो दबा के लूटा जा रहा है। ऊपर से एक और चीज़ ऐड होगी, नेवल। ठीक है, ये भी एक कन्फ्यूजिंग चीज़ बना दी भगवान ने। भाई अगर नेवल इधर उधर हिल गई है, एक बार मल के या 2 बार मल के वो सेंटर में आ जाती है, आपका वो दर्द वगैरह सब कुछ ठीक हो जाता है। जो आपको पॉटी में कब्ज होगी या फिर जो लूज मोशन हो गया, 1 या 2 बारी में वो ठीक हो जाता है। और अभी तो इतने ज़्यादा खुद के भी वो आ रखे हैं स्ट्रेचिंग वाली, आप लेग्स को झटके मतलब ऊपर उठा के स्ट्रेच करके रखो, ऐसे लेट के बस लेग्स को ऐसे उठा दो, समझ रहे हो? आप ऐसे लेटो ऊपर फेस करके और लेग्स को ऐसे 45 डिग्री पे ऐसे रोक के रखो, ऐसे ऐसे टांगों को। ठीक है, ऊपर को देख के बेड पे लेट के या नीचे लेट के ऐसे 45 डिग्री पे अपनी लेग्स को रोक के रखो। ठीक है, 3-4 मिनट के लिए। और फिर अपनी लेग्स को फोल्ड करके अपनी चेस्ट पे टच करो, स्लो स्लो, ज़ोर से अपने हाथों से, आपकी नेवल सेंटर में आ जाएगी। बस इतना सा है नेवल का। और इस पे इतना लूटा जा रहा है कि आपको 2 महीने 3 महीने नेवल ही मलते रहेंगे, नेवल ही मलते रहेंगे। तो इसलिए ये बहुत ही कंफ्यूजिंग है। इसके लिए अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम लुटे हैं, लेकिन हम औरों को नहीं लुटने देंगे। कोशिश यही रहेगी कि लोग जल्दी से जल्दी इन वीडियोस को देखें। और अभी यार मैं इतनी वीडियोस बना नहीं पा रहा हूँ, अभी भी मेरी एनर्जी डाउन है, क्योंकि मैं कल सोया नहीं हूँ ढंग से, बहुत काम था। ठीक है, काम में लगा हुआ था। 4-5 घंटे ही सो पाया हूँ। तो अभी मैंने टाइम निकाला किसी तरह, क्योंकि कमेंट्स वगैरह भी आ रहे थे कि कोई एक वीडियो बना दो, कोई एक वीडियो बना दो। तो मैं वीडियो बनाने के लिए थोड़ा टाइम निकाला किसी तरह। और अपनी बहुत ज़्यादा योगा, रनिंग, प्राणायाम, भाग दौड़, ठीक है, हैवी एक्सरसाइज, इनके चक्कर में नहीं पड़ना है। देखो, अगर योगा करना चाहते हो तो एक नॉर्मल इंसान भी करता है, हल्का फुल्का कर लिया। अगर आपको शौक है, आपको प्राणायाम का शौक है, आपको योगा का शौक है, जितना मर्जी करो। लेकिन आप सोचो सिर्फ उसी से आईबीएस ठीक हो जाएगा, कभी भी नहीं ठीक होगा। सबसे जो मैं आपको एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, सुबह मेडिसिन लो, दिन में खाना खाओ। ठीक है, शुरू के 2-3 महीने हल्का खाना रखो, चावल पनीर वगैरह इन चीज़ों से बच के रहो। अगर चना सत्तू से ब्लॉटिंग नहीं हो रही है तो वो ऐड रखो। फ्रूट्स वगैरह खाओ, ओट्स वगैरह खाओ, दलिया वगैरह लो, है ना, रोटी खाओ, वेजिटेबल्स ज़्यादा लो। सुबह लिया, मेडिसिन ली, सुबह सबसे पहले खाली पेट गैस का कैप्सूल लिया, उसके आधे घंटे बाद अपना खाना खाया, या एक घंटे बाद, ठीक है, 1 घंटा लगा लो, उसके 1 घंटे बाद खाना खाया। उसके बाद अपनी साइकेट्रिक वाली मेडिसिन ली, प्लस कोलास्पेक्स लिखी है या नॉर्मेक्सिन लिखी है। कई डॉक्टर नॉर्मेक्सिन को खाना खाने से पहले लिखते हैं, कई बाद में लिखते हैं। ठीक है, वो डॉक्टर से पूछ के अपनी सुबह के डोजेस लिए। दिन में अपना काम करो, पढ़ाई करनी है पढ़ाई करो। शुरू के हो सकता है 15 दिन, 20 दिन या 1 महीना आपको बहुत नींद आए, थकावट सी महसूस हो, अजीब सा लगे, या बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होएगी आपको। हो सकता है एकदम से इतनी खुशी महसूस हो रही है क्योंकि वो मेडिसिन का पहली बार आपके अंदर गई हैं। ठीक है, तो हो सकता है 15-20 दिन या 1 महीना आपको बहुत ज़्यादा नींद आए, तो उसे मैनेज करो। ठीक है, मुंह पे पानी के छींटे मारो, मैनेज करो। और अपना रात को अपना, हाँ, सुबह ली मेडिसिन, खाना खाया, और रात को मेडिसिन ली और आराम से सो गए। ठीक है, ये करो। दिन में अगर आपको करना है हल्का फुल्का वॉक वगैरह, आपका अगर हॉबी है जॉगिंग करना, रनिंग करना, रनिंग नहीं, रनिंग बहुत ज़्यादा नहीं करनी, हल्की फुल्की जॉगिंग करना, साइकिलिंग आपको पसंद है, या बैडमिंटन वगैरह खेलना, या छोटा मोटा स्पोर्ट्स आप खेल लेते हो, एक्टिविटी हल्की फुल्की कर लेते हो, वो करो। बस इतना ही चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। अपना मेडिसिन लो और ठीक हो जाओ। इस चक्कर में नहीं पड़ना है कि बहुत आपको 10-10 किलोमीटर रनिंग करनी है। बहुत करी है मैंने, पेड़ पे उल्टा लटकता था मैं कि किसी तरह मेरा डाइजेशन ठीक हो जाए, पेड़ पे टांगे फंसा के उल्टा लटकता था, यूट्यूब पे उठ पटांग देख देख के। इतनी रनिंग करता था, 5-5 किलोमीटर, सांस चढ़ जाता था, पतला हो गया था। एक तो पहले ही पतला हो गया था, टांगों में से आवाज़ आती थी, ऊपर से रनिंग कर करके बिल्कुल सूखी हड्डी हो गया था।
ठीक है। जिम का ट्राई किया, सब्सक्रिप्शन ले लिया था इतना महंगा, वो भी सारा वेस्ट गया। जिम स्टार्ट करते ब्लॉटिंग हो जाती थी। ठीक है, तो ये सब नहीं करना है। अपना चुपचाप सुबह दवाई लो, दिन में हल्के फुल्के जो अपने जो काम करने वो करो, हल्का फुल्का अपने कुछ करनी एक्टिविटी वो करो, और रात को लो और सो जाओ। ठीक है। हाँ, ये भी नहीं कि बिल्कुल ही बेड पे आप पड़े रह गए, थोड़ी बहुत एक्टिविटी आप ज़रूर करें, क्योंकि फिर आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा अगर आप बिल्कुल भी एक्टिविटी नहीं करोगे। ठीक है, हल्का फुल्का जॉगिंग वगैरह, चलना फिरना, साइकिलिंग वगैरह, या पार्क में टहलने निकल गए, ये करना है ड्यूरिंग आईपीएस के ट्रीटमेंट का टाइम। इस एक्टिविटी को धीरे धीरे आपने जिम पे ले जाना है। ठीक होने के बाद आप जिम करो, ठीक होने के बाद 5-6 महीने या 1 साल वेट करके उसके बाद जिम करो, वर्कआउट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत से लोग पूछते हैं हम जिम कब कर सकते हैं? ठीक होने के 5-6 महीने या 1 साल बाद, उससे पहले नहीं। मेरे को एक और चीज़ याद आ रही है अपनी आईपीएस के टाइम की। आईपीएस के टाइम पे मेरे बाल बिल्कुल झड़ गए थे, बिल्कुल बिल्कुल ही ख़त्म हो गए थे। सिर की ये जो स्किन है ना, जब मैं इसे छूता था, अंदर जो अब हमारा स्कल होता है ना, हमारे सिर की हड्डी है, ऐसा लगता था ऊपर स्किन ही नहीं है, इतनी पतली कागज़ जैसी स्किन हो गई थी, बिल्कुल पतली। नहीं तो वैसे स्किन होती है थोड़ी मोटी होती है ना, थोड़ी नॉर्मल होती है, बिल्कुल पतली हो गई थी, ऐसा लगता था हड्डी टच कर रहा हूँ। सिर की स्किन मेरी इतनी पतली हो गई थी, बाल बिल्कुल पतले पतले हो गए थे, बिल्कुल झड़ गए थे, बिल्कुल ही गायब हो गए थे बाल। फिर मैं इतने इतने बाल रखता था, बिल्कुल छोटे छोटे। मैं वहाँ सैलून में जाके बोलता था भाई उड़ा दे पूरे, क्या करूँगा इतने थोड़े से बालों का, जो बिल्कुल पतले पतले गिने चुने बाल रह गए हैं। लेकिन धीरे 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 वो वापस आए, धीरे धीरे वो ठीक हो गया, वो चीज़ ठीक हो गई। और हाँ, ये चीज़ मैं आपको बता दूँ, आप कैसे ठीक हो गए, मतलब कैसे धीरे धीरे बंदा ठीक, इंसान ठीक होता है। जैसी मेडिसिन आपकी साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन असर करने लगेंगी, आपका वज़न बढ़ना लगेगा और आपका ध्यान पेट पे से हटने लगेगा। आप यूट्यूब को सर्च करना बंद करना लगोगे। ठीक है, आपको पता लग जाएगा कि हाँ यार अब मैं इससे ठीक हो जाऊँगा, अब ठीक हो रहा हूँ। आप यूट्यूब सर्च करना बंद कर दोगे, वज़न बढ़ने लगेगा, पेट के बारे में सोचना बंद कर दोगे। उस टाइम आप आईबीएस से निकलना स्टार्ट हो जाते हो। ठीक है, वहाँ तक पहुँचाती है साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन। ठीक है, तो आप जैसे ही इन्हें लोगे, धीरे धीरे आपका ध्यान इन चीज़ों से हटने लगेगा, आप सर्च करना भी छोड़ दोगे, वजन बढ़ने लगेगा, अपनी नॉर्मल लाइफ में बैक आप वापस आने लगोगे, अपनी फैमिली के साथ बैठने लगोगे, फ्रेंड से बातें करने लगोगे, आपको पता ही नहीं चलेगा आप आईबीएस से कब निकल गए। ये चीज़ होगी कम से कम साल बाद, साल तक की कोर्स लेना पड़ेगा, उसके बाद ये चीज़ फील होना शुरू होएगी और आप 1.5 साल के अंदर बिल्कुल ठीक हो जाओगे। और जिन्हें बहुत ज़्यादा क्रॉनिक है वो 2 साल के अंदर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो उस टाइम आपका दिमाग पेट पे नहीं लगा रहेगा और आपको यही नहीं रहेगा पॉटी कैसी आएगी, कल कैसी आएगी, आएगी कि नहीं आएगी। आपका ध्यान बिल्कुल उन चीज़ों से हट जाएगा। ठीक है, और आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। देखो, जो मेरे दिमाग में आ रहा है मैं आपको बताता जा रहा हूँ, क्योंकि बोला था वीडियो में, क्योंकि सारी बातें तो बता ही चुका हूँ, फिर भी जो दिमाग में आ रहा है आपको बता रहा हूँ। आईबीएस वालों की और एक और कैरेक्टरिस्टिक्स बता दूँ। आईबीएस वाले लेट गो नहीं करते बहुत जल्दी, चीज़ों को छोड़ते नहीं। ठीक है, अगर उन्हें कुछ बुरा लग गया उसे जल्दी नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, बहुत जल्दी दिल पे लग जाती है और बहुत जल्दी चिढ़ जाते हैं, खड़ूस टाइप होते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा खड़ूस टाइप होते हैं, बहुत जल्दी चिढ़ जाते हैं, और एक बार और अपना फिर उन्हें ये होता है मैं अपना रिवेंज लेके रहूँगा, ये वो। ठीक है, और बहुत जल्दी चीज़ों को अपने दिल से नहीं निकालते कि यार जाने दो, नहीं, वो बहुत जल्दी नहीं छोड़ते, उसके बारे में सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, अपना मूड ख़राब करके रखते हैं। और मूड ख़राब होता है तो फिर पेट ऑटोमेटिकली ख़राब होता है, क्योंकि यहीं से मूड से ही आपका पेट जुड़ा हुआ है। हाँ चलो, फिर अब मैं आपको एक बात फिशर से रिलेटेड भी बता दूं। अगर आपकी फिशरेक्टमी उसके साथ स्पिंक्ट्रॉटमी हुई है, ठीक है, आपकी फिशर वाली जगह को काट के निकाला है, तो मतलब हो सकता है कि नॉर्मल लोगों में 1-2 साल में वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाए, लेकिन कुछ केसेस में क्या होगा, उसे बिल्कुल पूरी तरह उस वहाँ की हल्की सी भी सेंसेशन को मतलब बिल्कुल नॉर्मल होने में हो सकता है आपको 3-4 साल लग जाएं, ऑपरेशन के बाद भी। ठीक है, अगर वहाँ से ज़्यादा ऑपरेट हुआ है, अंदर से कह रहा हूँ, जो फिशर को अगर फिशरेक्टमी भी की गया है अगर LIS के साथ में, ठीक है, एक टाइम पे आपको लगेगा आपका फिशर बिल्कुल ठीक हो गया ऑपरेशन के बाद भी, 1 साल बाद या 1.5 साल बाद। ठीक है, क्योंकि ऊपर से वो कवर हो जाता है लेकिन अंदर से हीलिंग चल रही होती है। फिर उस पर अगर ज़रा सी भी हार्ड पॉटी आती है तो फिर जलन मच जाती है, फिर दर्द होने शुरू हो जाता है। आप डॉक्टर को दिखाओगे, डॉक्टर कहेगा फिशर भर गया है, ऊपर से स्किन आ जाती है लेकिन अंदर से जो फिशर, जो अंदर की लेयर्स हैं, उनकी हीलिंग चल ही रही होती है। ठीक है, तो उसे बिल्कुल नॉर्मल होने में कि आपको कोई भी सेंसेशन ना हो, कोई भी कुछ ना हो, 4 साल भी लग सकते हैं, मैं पहले बता रहा हूँ। ठीक है,
क्योंकि उस अंदर की स्किन की इलास्टिसिटी मतलब रबड़ की तरह खुलता है, बंद होता है, ठीक है, उसे पूरी तरह नॉर्मल होने में टाइम लगता है। क्योंकि मान लो अंदर से हीलिंग चल रही है, आपको फिर पॉटी हार्ड आई, फिर वो पूरा खुलता है, तो अंदर जो हीलिंग चल रही होती है वहाँ अंदर फिर कट जाता है, वो फट जाता है, उसे फिर शुरू से हील होने लगता है। फिर कभी हार्ड पॉटी आती है, आप जंक खाते हो, वो इंटरनल, ऊपर से तो स्किन बंद हो गई है, अंदर से वो फिर अंदर से मांस फट जाता है जहाँ पे बेचारी हीलिंग चल रही थी, वो फिर से शुरू होता है। ऐसे धीरे धीरे ये स्टेजेस चलती रहती हैं, धीरे धीरे वो हील होता है। और अगर फिर वहाँ पे इरिटेशन होने से अगर स्पैज़म हो जाता है, टाइटनेस हो जाती है, तो वहाँ ब्लड का फ्लो पूरा नहीं पहुँच पाता ढंग से। तो कम ब्लड फ्लो होने की वजह से, क्योंकि वो जगह इरिटेट हो गई हार्ड पॉटी आने से फिर से, और वहाँ वो टाइट हो गई और वहाँ ब्लड का फ्लो पूरा नहीं पहुँच पा रहा है, तो उसे ठीक होने में फिर टाइम लगता है। डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर कहेंगे आपको फिशर नहीं है, भर गया, ऊपर से बंद हो गया, लेकिन अंदर से हीलिंग चल रही होती है, और उसे 3-4 साल भी लग सकते हैं ठीक होने में, पूरी तरह, पूरी मतलब नॉर्मल स्किन होने में जैसी वो पहले थी, ठीक है। कई केसेस में ऐसा हो सकता है, तो आपने इसमें बिल्कुल भी घबराना नहीं है। गर्म पानी में बैठ जा, मतलब सिट्स बाथ लेते रहो, दिन में एक बार ले लिया, 10 मिनट बैठ गए, है ना, गर्म पानी करके सिट्स बाथ ले लिया, उस जगह पे ब्लड का फ्लो पहुंचता रहेगा। जैसे बताया, कोकोनट ऑयल लगाते रहो, चना सत्तू वगैरह एडेड रखो, अपने खाने में फाइबर रखो, ठीक है, जंक को कम से कम ही जंक लो, ठीक है। मैंने भी बहुत खाया यार ठीक होने के बाद, पर मैं तो एज ए रिवेंज खा रहा था, है ना, इतने सालों में खा नहीं पाया तो बदला लेने के लिए खा रहा था, गुस्से में खा रहा था कि नहीं मेरे को तो अब खाना है, इतने साल मैंने खाया ही नहीं, मैं तो टेस्ट ही भूल गया ये खाने में कैसे होते हैं, ठीक है। तो उससे इतना जंक मत खाओ, क्योंकि अभी हमने केस देखा था कि ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल से हार्ट की प्रॉब्लम आ गई थी एक लड़की में, वो इतना आईबीएस से ठीक होने की खुशी में इतना जंक खाने लग गई थी कि उसे, उसका कोलेस्ट्रॉल इतना बढ़ गया और उसे हार्ट की प्रॉब्लम आ गई थी, उसकी सर्जरी वगैरह हुई, ठीक है। और फिर इतना ज़्यादा जंक खाने से आपको स्टोन भी बन सकता है, इतना ज़्यादा प्रोटीन, इतना ज़्यादा नॉन वेज खाने से आपको गॉल ब्लैडर में स्टोन या किडनी स्टोन भी बन सकते हैं। तो कम खाएं, ठीक है, फ्रेश खाना ज़्यादा खाएं ठीक होने के बाद भी। तो आईबीएस से ठीक होने के लिए आपको 1-1.5 साल या 2 साल बॉडी को पूरा रेस्ट देना पड़ेगा। आपका नर्वस सिस्टम हाइपर है ऑलरेडी, ठीक है, और आपकी बॉडी भी हाइपर है, तो आपकी बॉडी और नर्वस सिस्टम को बिल्कुल काम डाउन करने के लिए आपको रेस्ट देना पड़ेगा। बिल्कुल रेस्ट मोड पे रखो। उछल कूद करना बहुत ही, है ना, ये सब बहुत ज़्यादा उछल कूद करना, बहुत ज़्यादा जिमिंग करना, ये सब आपको नहीं करना है जब तक आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, ठीक है। अपने नर्वस सिस्टम को बिल्कुल काम डाउन होने दो, अपनी बॉडी को हील होने दो, ठीक है। आपने मतलब ओवर एक्टिविटी नहीं करनी है ड्यूरिंग ट्रीटमेंट। हाँ, मैं आपको आईबीएस से रिलेटेड एक और चीज़ बता दूं। जैसे आईबीएस वालों को क्या होता है, जैसे मान लो मैं शॉपिंग करने गया, तो मुझे शॉपिंग नहीं पसंद है, मुझे होगा जल्दी जल्दी ख़त्म करो यार, यहाँ से निकलो, बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा लोग हैं, है ना, इरिटेशन हो रही है बहुत ज़्यादा लोगों से, इतना रश है, जल्दी जल्दी शॉपिंग ख़त्म करो। लड़कियों में, और बहुत सी लड़कियों में भी ये चीज़ होती होगी आईबीएस वाले में, है ना, कि इस शॉपिंग को जल्दी जल्दी ख़त्म करो, इतना टाइम नहीं है, इतना पेशेंस नहीं होता, ठीक है, कि पेशेंस नहीं होता कि यार 10 आइटम्स देखें फिर परचेज़ करें। मान लो कपड़े ही खरीदने गए, है ना, कपड़े परचेज़ करने गए, ठीक है, तो उसे होता है जल्दी जल्दी क्राउड में से निकलूँ, ज़्यादा यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश है, बहुत जल्दी अपने घर पहुँचें, ये करें वो करें, है ना, बिल्कुल शांति मिले, ठीक है। तो ये चीज़ भी आईपीएस में होती है। मुझे जो जो दिमाग में आ रहा है मैं आपको बताता जा रहा हूँ, और ये वीडियो भी 1 घंटे से ऊपर की बन गई है, तो मुझे नहीं पता ये इतनी ज़्यादा लंबी कैसे बन जाती है वीडियो हर बार। ठीक है, तो हमने वो बात भी कर ली कि भगवान ने एक लूप होल दे दिया हमारे डाइजेशन में, डाइजेशन यहाँ बनाया नीचे, लेकिन इसका रिमोट यहाँ पे दे दिया, और इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं सभी स्कैमर्स, ठीक है, कि प्रॉब्लम नीचे है पेट में, उसका रिमोट यहाँ पे दिया हुआ है, तो रिमोट पे कोई काम ही नहीं कर रहा है, सारे काम नीचे मशीन पे कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम तो उसके रिमोट में है। तो ये बहुत बड़ा लूप होल भगवान ने बना दिया। और ऊपर से हम नेवल की भी बात कर ली कि एक ने नेवल का भी ऐसा लूप होल दे दिया कि जो चीज़ 2 मिनट में सेट हो सकती है या आधे घंटे में सेट हो सकती है नेवल मल के, ठीक है, उसके ऊपर इतना ज़्यादा स्कैम बना लिया, इतना ज़्यादा धंधा बना लिया लोगों ने, ठीक है। ये भगवान ने कुछ मतलब लूप होल्स दे रखे हैं डाइजेशन में, इतना कंफ्यूजिंग बना रखा है। और आप भी ये सब चीज़ देखना कि जब आप आईबीएस से ठीक हो जाते हो, तो आप वो इंसान नहीं बचते हो जो आप आईबीएस से पहले होते हो, ठीक है। तो आईबीएस से पहले जैसे मैं था बहुत ज़्यादा सेंसिटिव, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग,
आईपीएस ने इतना कुछ सिखा दिया, अब नहीं मैं सोचता कुछ भी फालतू, कुछ भी नहीं, सिर्फ अपनी हेल्थ के बारे में सबसे पहले। ठीक है, तो मतलब एक छोटी सी मेडिसिन के बारे में भी मुझे नहीं पता था आईबीएस से पहले, लेकिन इतने हॉस्पिटल्स दिखा दिए, इतनी मेडिसिन पता चल गई आईबीएस से रिलेटेड, है ना। आईबीएस से रिलेटेड क्या है, वैसे पूरे डाइजेशन से, पूरी बॉडी से रिलेटेड इतनी मेडिसिन, इतने डॉक्टर, हर तरह के डॉक्टर देख लिए। तो अब मैं देखता हूँ कि आईबीएस शुरू होने से पहले जो मैं इंसान था और अब हूँ, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ठीक है, बहुत ज़्यादा मैच्योर हो गया, बहुत ज़्यादा चीज़ें, लाइफ मतलब लाइफ देख ली, रिश्तेदार देख लिए, फ्रेंड्स देख लिए, हॉस्पिटल देख लिए, मेडिसिन देख ली, सर्जरीज करवा ली, धक्के खा लिए, करियर का लॉस देख लिया, पैसों का लॉस देख लिया, रिलेशनशिप में इश्यूज देख लिए, सब कुछ देख लिया। और आईबीएस आपको तराश के एक ऐसा इंसान बना के निकालता है जो बहुत स्ट्रांग होता है, जिसे फ़र्क नहीं पड़ता फिर चीज़ों से, जैसे पहले पड़ता था। ठीक है, उसे नहीं फ़र्क पड़ता, उसे सिर्फ अपनी हेल्थ, उसे ये लगता है हेल्थ है तो सब कुछ है, हेल्थ नहीं है तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, इस तरह से आपको तराश देता है आईबीएस। और मैं आपको एक और बात बता दूं, ये बात मैं हर बार बोलता हूँ, कोई भी अगर साइकेट्रिस्ट को छोड़ के आपको ये बोलता है कि हम मेडिसिन फ्री ट्रीटमेंट देंगे, कि बिना मेडिसिन के आपको ठीक करेंगे, हमारी हॉलिस्टिक अप्रोच है, ठीक है, हम बिना मेडिसिन के आईबीएस को ठीक करते हैं, योगा से, प्राणायाम से, लो फॉडमैप डाइट से, थोड़ा सा आयुर्वेदा से, थोड़ा सा आपकी डाइट से, है ना, थोड़ा सा इससे उससे, प्राणायाम से, योग साधना से, ये वो। ठीक है, हाँ, अब आपको पूरे दिन का एक शेड्यूल देंगे, पूरा दिन आपने ये खाना है, ऐसे रहना है, ये एक्सरसाइज करनी है, ये करनी है, ये स्ट्रेचिंग करनी है, वो करना है ना। कहीं पर भी जाओगे अगर साइकेट्रिस्ट को छोड़ के, ये मेरी बात आप लिख के ना किसी कागज़ पे अपने कहीं छुपा के रख लो। ठीक है, कि साइकेट्रिस्ट को छोड़ के अगर इन सभी चीज़ों में जाओगे, कोई बोलेगा बिना दवाई के ठीक करेंगे, हमारी तो ये अप्रोच है, आपको आपको साइकेट्रिस्ट के खिलाफ करेंगे, आपको आपको भड़काएंगे, आपके दिमाग में इतनी नेगेटिविटी भर देंगे, आपका पागल बनाएंगे। ठीक है, कि साइकेट्रिस्ट की दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट होते हैं, ये होता है, वो होता है। अरे साइकेट्रिस्ट की दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट नहीं, साइकेट्रिस्ट की दवाइयाँ आपके बचपन के जो वो है ना, कमियाँ हैं, उन्हें भी दूर कर देती है। अगर आपको बचपन से सेक्सुअल प्रॉब्लम्स हैं, नाइट फॉल वगैरह है, आपको नींद में बचपन से प्रॉब्लम रहती थी, स्टूल के पैटर्न में बचपन से प्रॉब्लम रहती थी, आपको बचपन से ओवर थिंकिंग रहती थी, बचपन से छोटी छोटी चीज़ों में ओसीडी रहता था, बचपन से छोटी छोटी चीज़ों में एंग्जाइटी रहती थी, वो सब ठीक कर देता है साइकेट्रिस्ट। ये साइड इफ़ेक्ट देगा आपको, बल्कि आपकी ये चीज़ें भी ठीक कर देगा जो आपने सोचा था कभी ठीक ही नहीं हो सकती, उन चीज़ों को ठीक कर देता है साइकेट्रिस्ट। जब आप ये कोर्स लोगे तब आपको समझ आएगा। ठीक है, तो जो आपको साइकेट्रिस्ट के खिलाफ करें, आपको डराएं कि इन मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट होते हैं, नहीं खानी चाहिए, ये हो जाता है, वो हो जाता है, कुछ भी नहीं होता। बल्कि जो चीज़ें आप सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि मेरी बेटर हो सकती हैं, वो भी लाइफ टाइम के लिए बेटर हो जाती हैं। इतनी अच्छी मेडिसिन होती हैं साइकेट्रिस्ट की। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी मेडिसिन होती हैं साइकेट्रिस्ट की। जिन्होंने खाई हैं, जो निकल गए हैं, उन्हें पता है, और वो चिल्ला चिल्ला के आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह आप समझ जाओ वो क्या कहना चाह रहे हैं। जो उन्हें फील हुआ है वो वही चीज़ समझाना चाहते हैं। ठीक है, तो साइकेट्रिस्ट को छोड़ के बाकी सब जाल है आईबीएस के लिए। ठीक है, साइकेट्रिस्ट को छोड़ के कहीं भी फंसोगे वो जाल है, वो आपका लॉस ही होएगा, पैसे का, करियर का, हर चीज़ का। ठीक है, कोई मुझे बोलता है कि यार आपको लग कि आप मेडिकल लाइन से थे क्या, मेडिकल मतलब आपने स्टडी मेडिकल लाइन से हो क्या। भाई मैं कॉमर्स का स्टूडेंट था, मैं मेडिकल लाइन से मेरा दूर दूर तक कोई नाता नहीं था। ये जो सब चीज़ें सीखी ना, ये मतलब ये एक्सपीरियंस ही है जो धक्के खाए, हर तरह के हॉस्पिटल, हर तरह के डॉक्टर से मिलके, हर तरह की मेडिसिन के बारे में रिसर्च करके, गूगल पे सर्च करके, यूट्यूब पे सर्च करके, पता नहीं कहाँ कहाँ सर्च करके। ठीक है, ये सब एक एक्सपीरियंस बना है जिसका निचोड़ आपको दे रहे हैं, इसे लो और बिल्कुल ठीक हो जाओ। ठीक है, तो जो ये गेस्टों ने आपको ये बातें बता रखी हैं कि आप तो लैक्टोज इंटॉलरेंट हो, या आपने खुद से सोच रखा है मैं तो लैक्टोज इंटॉलरेंट हूँ, मुझे तो दूध कभी पचेगा ही नहीं, मैं तो पैदा ही ऐसा हुआ था, मुझे तो दूध बचपन से नहीं पचता, वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, हाँ, मुझे वीट से एलर्जी है, मुझे तो अनाज का कुछ खाते ही पेट खराब हो जाएगा, वो ये सब चीज़ें आईबीएस की वजह से आपको बचपन से है, वो चीज़ भी ठीक हो जाएगी। ये सब कुछ नहीं होता, आपका डाइजेशन है,
और लोगों का भी डाइजेशन है सेम है, ठीक है। आप अपना कोर्स पूरा करो, आपकी ये सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, बिल्कुल हर चीज़ पचने लगेगी, पत्थर भी पच जाएगा आपको। और आईबीएस में कोई भी लैक्सेटिव है 4 दिन काम करता है फिर काम ही नहीं करता। आप कैस्ट्रॉयल लेते हो दूध में डाल के, 4 दिन काम करता है, नहीं करता, फिर उसके बाद काम ही नहीं करता, ठीक है। आप कोई भी लैक्सेटिव लेते हो, आपको साइकेट्रिस्ट के कोर्स के साथ शुरू में हल्का खाना रखना है ताकि कॉन्स्टिपेशन से आप बचे रहो। लूज मोशन वाले तो केला ले सकते हैं, केला खा सकते हैं, ठीक है। उन्हें तो अपने स्टूल चाहिए होता है कि फॉर्म में आए, पतली ना आए। लेकिन जिन्हें हार्ड आती है, शुरू में हल्का खाना रखो जो आपको मैंने बताया है, साथ में लैक्सेटिव लो, उतना लो जिससे सॉफ्ट आ जाए, साथ में जूस पियो जो आपको बताया है, वेजिटेबल्स लो। सिर्फ आपको 1 2 3 महीने आपको ये चीज़ मतलब कंट्रोल में रखनी है, उसके बाद आप सब धीरे धीरे सब चीज़ें खाने लगोगे, ठीक है। हल्का क्यों खाना है? ताकि क्योंकि साइकेट्रिस्ट का कोर्स शुरू करते ही बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन बढ़ जाता है और हमें नहीं चाहिए कॉन्स्टिपेशन, ठीक है। ऐसा ना हो कि फिंगर से निकालनी पड़े, उसके लिए हल्का खाना आपको, ताकि दर्द भी ना हो, कॉन्स्टिपेशन भी ना हो। साथ में लैक्सेटिव की हेल्प लो, और साथ में कोकोनट ऑयल, मतलब बर्फ़, मतलब फ्रीज़र में कोकोनट ऑयल को जमा के उसकी गोली अंदर इंसर्ट करके रखो टॉयलेट जाने से पहले, और टॉयलेट जाने के बाद फिर से इंसर्ट कर लो। तो आप कॉन्स्टिपेशन के बुरे इफेक्ट से बचे रहोगे, नीचे कोई स्क्रैच नहीं पड़ेगा, पोटी इजीली निकल जाएगी, और 2 3 मंथ बाद आप सब कुछ ऐड करने लग जाओगे खाने में, और बिल्कुल नॉर्मल रूटीन में वापस आने लग जाओगे। एक ना इंडिया के बहुत बड़े सर्जन हैं, उनका नाम ऐसे ओपनली नहीं लूँगा, उन्होंने फिस्टुला को ठीक करने के लिए एक बहुत अलग टेक्निक निकाली थी, ठीक है। उनके पास में बहुत फेमस हैं, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, कनाडा, पता नहीं कहाँ कहाँ से उनके पास आते हैं फिस्टुला की सर्जरी करवाने। पर मेरे हिसाब से तो वो लूटते हैं बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा लूटते हैं भाई वो, ठीक है। उनके पास तो मैं रिकमेंड ही नहीं करूँगा किसी को जाने को। तो उनके पास मैं गया, ठीक है। मैंने बोला कि मुझे हार्ड ही पॉटी आती है, नीचे जलन होती है, दर्द होता है, ठीक है। भाई उन्होंने मुझे लेटाया, देखा, कह रहे फिशर तो ऐसे ठीक हो जाएगा बिना उसके, है ना। और उनका एक असिस्टेंट भी था, और वो डॉक्टर हंस रहे, बताओ मेरे को इतना मतलब प्रॉब्लम में, और हंस रहे, कह रहे इस लड़के का तो फाइबर ख़त्म हो गया पेट का। मतलब मुझे कह रहे कि इसके पेट का फाइबर ख़त्म हो गया लूज़ मोशन की वजह से। क्योंकि मुझे हुआ क्या था, हार्ड पॉटी आई थी जंक खाने से, फिर नीचे कट लग गया था, उसकी वजह से डॉक्टर ने लैक्सेटिव लिख दिया था। मैं बहुत ज़्यादा लैक्सेटिव लेने लग गया था डर के मारे, क्योंकि मैंने पाइल्स की फ़ोटोज़ देख ली थी गूगल पे, जिसकी वजह से मेरे दिल में डर बैठ गया था कि मुझे ये ना हो जाए। फिर वहाँ पे लिखा था कि आपका फिशर ठीक होने में 15 20 दिन लग सकते हैं, तो मैंने सोचा 15 20 दिन तक मैं लैक्सेटिव लेता ही रहूँगा डर के मारे, ठीक है। तो अगर तो उससे मुझे बिल्कुल पानी जैसी पॉटी आने लगी, और मैं लैक्सेटिव बंद ही नहीं कर रहा हूँ डर के मारे, ठीक है। तो डॉक्टर के पास गया, उस डॉक्टर ने बोला इसके पेट का तो फाइबर ही ख़त्म हो गया है, ठीक है। तो इसके पेट का फाइबर रिस्टोर करना पड़ेगा, तब जाके आपको नॉर्मल पोटी आनी शुरू हो जाएगी। तो उसने मुझे लिख दिया सत इस बगोल, पता ही होगा आपको, टेलीफोन ब्रांड का आता है, टेलीफोन ब्रांड का सत इस बगोल, कि आपने 2 2 चम्मच सुबह लेने हैं खाली पेट पानी में डाल के, और रात को सोने से पहले 2 चम्मच पानी में घोल के पीने हैं। वो लिख दिया। उस डॉक्टर तक को भी नहीं पता कि आईबीएस क्या होता है, और ये पेट में फाइबर ख़त्म होने वाला, ये कोई चीज़ नहीं होती। फाइबर तो आपकी डेली रिक्वायरमेंट है। अब अगर किसी इंसान को 2 3 दिन अगर लूज मोशन लगातार रह गए, तो क्या उसका फाइबर कभी वापस ही नहीं आएगा? नॉर्मल फूड से आ जाता है, वो फिर से ठीक हो जाता है, ठीक है। तो ये कौन सी फिलॉसफी थी कि आपके पेट का तो फाइबर ख़त्म हो गया, तो इस वजह से आपको लूज मोशन आई जा रहे हैं, ठीक है, इस वजह से, या फिर आपको हार्ड पॉटी आई जा रही है ना। वो समझ ही नहीं पाया मेरी बात कि मेरे को हुआ क्या। और वो सर्जन अवॉर्डेड हैं, उनके लेक्चर्स भी हैं, पर सिर्फ फिस्टूला के लिए हैं वो, उन्हें आईबीएस का दूर दूर तक नहीं पता। 99% क्या, मैं तो 100% सर्जन बोलूँगा कि 100% सर्जन्स को भी आईबीएस के बारे में कुछ नहीं पता कि आईबीएस होता क्या है। यार जब गैस्ट्रो को ही नहीं पता, सर्जन तो नीचे की रिपेयर करता है ना यार, सर्जन तो नीचे की रिपेयर करता है। आप नीचे पाइल्स हो गया, पाइल्स को निकाल देगा, फिशर हो गया, फिशर ठीक कर देगा, फिस्टूला हो गया, उसे ठीक कर देगा, उसे डाइजेशन का क्या पता होगा।
मुझे लगा कि उसे शायद डाइजेशन का पता हो, क्योंकि पाइल्स वगैरह फिशर मुझे डाइजेशन की वजह से ही हुए हैं, हार्ड पॉटी आने की वजह से। तब मैं चला गया उसके पास। तो जब गैस्ट्रोस को नहीं पता इसके बारे में, तो सर्जन्स को तो कहाँ ही पता होगा, है ना। तो मैं उस टाइम बिल्कुल न्यू था, कुछ भी नहीं पता था कि आईबीएस होता क्या है, मतलब आईबीएस नाम की तो चीज़ ही दूर तक नहीं पता थी। ठीक है, तो आप सब इस चीज़ में ना बर्बाद हो, इसलिए आपको बता दिया है कि सीधा साइकेट्रिस्ट के पास जाओ, जिसे भी 2-3 महीने से ज़्यादा पेट खराब है। चलो, अब ये वाली बात चल रही है, तो एक पाइल्स वाली या फिस्टुला फिशर वाली कन्फ्यूजन भी दूर कर लेते हैं। तो मैंने जैसे पहले वीडियोस में बोला है कि मैक्सिमम पेशेंट्स जिन्हें पाइल्स होता है या फिशर होता है या फिस्टुला होता है, उसमें से कुछ को तो नॉर्मल होता है। ठीक है, कुछ को तो नॉर्मल होता है पाइल्स। जैसे कई बार क्या होता है, प्रेगनेंसी में लेडीज़ को पाइल्स हो जाता है, क्योंकि पेट की वजह से इतना पेट उनका बाहर निकला होता है, तो उसके प्रेशर की वजह से जो उनकी फूड की पाइप है, जो नीचे टॉयलेट वाली पाइप है, वो प्रेस हो जाती है और स्टूल आगे नहीं निकल पाता, जो उनके रेक्टम के जो है ना नीचे से। तो स्टूल ऊपर पूरी तरह नहीं निकल पाता, वो अंदर सूखता रहता है और वो हार्ड हो जाता है, जिस वजह से वो बहुत प्रेशर लगाते हैं, क्योंकि पेट में उनके बेबी होता है, उसके नीचे पोटी वाली पाइपें दब रही होती हैं, अंदर डाइजेशन वाली पाइपें दब रही होती हैं, तो स्टूल आगे मूव नहीं करता, जिस वजह से उन्हें हार्ड पोटी आती है, और जिस वजह से उनका बहुत ज़ोर लगाते हैं और उन्हें पाइल्स हो जाती है, बवासीर हो जाती है। ठीक है, कई केसेस में क्या होता है, ये जीन्स होते हैं, मतलब जेनेटिक होता है कि यार किसी के दादा में था, फिर उसके पापा में था, तो आगे उसके बच्चे में आ गया। उनके जो रेक्टम है, एनल की जो मसल्स हैं, वो ऑलरेडी पैदा होने से ही बहुत कमज़ोर होती हैं और वो लटकनी शुरू हो जाती हैं। ठीक है, तो वो पाइल्स हो जाता है। बहुत से फैक्टर्स होते हैं पाइल्स के। हम जो बात करते हैं वो करते हैं सिर्फ आईबीएस विथ की, जिन्हें पाइल्स है और साथ में आईबीएस भी है, सिर्फ उनकी बात करते हैं। कि कोई पेशेंट है, 30-40 साल हो गए उसे भुगतते हुए, गैस बनना, ठीक है, डिप्रेशन रहना, और हर टाइम कॉन्स्टिपेशन रहना, कोई चूरन सिरप कुछ भी काम नहीं करता है। ठीक है, या तो फिंगर से निकाल रहे हैं या कायम चूरन मुट्ठी भर भर के खा रहे हैं, फिर वो कैस्टर ऑयल दूध में डाल डाल के पी रहे हैं। मतलब जिन्हें ऑपरेशन करवाने के बाद भी आराम नहीं आ रहा है, बार बार ऑपरेशन वो करवा चुके हैं, लेकिन फिर भी उनके पाइल्स फिशर वगैरह ठीक नहीं हो रहे हैं। हम सिर्फ उनके बारे में कहते हैं कि ऐसे लोगों को सिर्फ साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत होती है, क्योंकि वो जितने मर्जी ऑपरेशन करवा लें, जब तक उनकी वो कॉन्स्टिपेशन जो उनकी आईबीएस की वजह से है वो ठीक नहीं होगी, तब तक वो ठीक नहीं हो पाएंगे। वो बार बार उनके ऑपरेशन ही होते रहेंगे। ठीक है, तो हर आईबीएस वाले को पाइल्स नहीं होती, और हर पाइल्स वाला इंसान आईबीएस वाला नहीं होता। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि हर आईबीएस वाले को पाइल्स होगी। जैसे मुझे हुई थी, कितने कॉन्स्टिपेशन वाले उन्हें नहीं हुई। उनका एनल का रास्ता बचपन से मेरी तरह टाइट नहीं है, जिस तरह मेरा बहुत टाइट था, तो उन्हें नहीं हुई पाइल्स। ठीक है, या फिर कोई पाइल्स वाला है, उसे आईबीएस नहीं है। ठीक है, कुछ कुछ हैं जिन्हें आईबीएस वाले, मतलब सॉरी, पाइल्स वाले जिन्हें आईबीएस नहीं है, उनका या तो लाइफस्टाइल ख़राब है, या वो बहुत देर तक चेयर पे बैठे रहते हैं। ठीक है, उनका सिटिंग का बहुत ज़्यादा काम है, फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, जिस वजह से उन्हें पाइल्स हो रहे हैं। या फिर एक और होता है कि मान लो किसी को फिशर हुआ, फिशर का पेन बहुत खतरनाक होता है। जब पहली बार फिशर होता है, बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है आत्मा ही निकल गई। ठीक है, फिर वो धीरे धीरे हील होता है, रोज़ पॉटी उसमें लगती है, तो इतनी जलन मचती है, तो इंसान क्या करता है, पॉटी करना अवॉइड करने लगता है। ठीक है, रोकने लगता है पॉटी की, मैं पॉटी नहीं जाऊँगा, डरता है पॉटी करने से कि मुझे पॉटी क्या कहते हैं, आएगी, फिर नीचे फिशर में लग के आएगी, जो जख्म हो गया उसमें लग के आएगी। तो फिर क्या होता है, वो पॉटी को अवॉइड करने लगता है, डरने लगता है पॉटी करने जाने से। तो अगर वो पॉटी को रोक के रखेगा, पॉटी अंदर सूखती रहेगी, वो और ज़्यादा हार्ड होके आती है, फिर बाद में फिर उसे पाइल्स भी हो जाता है। ठीक है, तो पाइल्स में बहुत से मतलब फैक्टर्स हैं कि किस तरह से पाइल्स हो रही है। और फिशर है, अगर फिशर का टाइमली ट्रीटमेंट नहीं करवाया, वहाँ गंदगी है, नीचे वाले एरिया में साफ़ सफाई नहीं रखी जा रही है, तो वो इन्फेक्शन से फिस्टूला में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो पाइल्स फिशर फिस्टूला ज़रूरी नहीं है कि हर आईबीएस वाले को हो, या फिर हर पाइल्स फिशर फिस्टूला वाला है
उसे आईबीएस ही हो, ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन हम उन चीज़ों की बात करते हैं जिनमें आईबीएस के सिम्टम हैं पाइल्स फिशर फिस्टूला के साथ। आईबीएस के सिम्टम जैसे साथ में डिप्रेशन भी है, इतनी सर्जरीज करवाने के बाद भी स्टूल नॉर्मल नहीं आ रहा है, एक्टिविटी भी कर रहे हैं तब भी नॉर्मल नहीं आ रहा है, पानी ज़्यादा पी रहे हैं तब भी नॉर्मल नहीं आ रहा है स्टूल, ठीक है। देखो आप एक बात देखो, जो नॉर्मल इंसान है अगर वो पानी ज़्यादा पी रहा है, एक्टिविटी भी उसकी सही है, फ्रूट सैलड भी खा रहा है, जंक नहीं खा रहा है, फिर तो नॉर्मल आनी चाहिए ना। फिर तो उसका पाइल्स का दोबारा ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, फिर तो उसे फिशर होना ही नहीं चाहिए, उसे सॉफ्टी पॉटी आनी चाहिए, उसे फिस्टूला वगैरह कभी होने नहीं चाहिए। फिर क्यों हो रहे हैं बार बार ऑपरेशन? आईबीएस की वजह से। उसका नॉर्मल वाला केस नहीं है, ठीक है। तो हम नॉर्मल केस की बात नहीं करते। जब भी मैं कहता हूँ कि जितने भी ऐसे लोग हैं जिन्हें इतने सालों से पाइल्स फिशर फिस्टूला है, अगर वो साइकेट्रिस्ट के पास जाएं तो ठीक हो जाएंगे। अगर उनमें आईबीएस प्रोमिनेंट कॉन्स्टिपेशन है या आईबीएस प्रोमिनेंट डायरिया है, तब उन्हें साइकेट्रिस्ट के पास जाना है और वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, ठीक है। और हाँ, जैसे प्रेगनेंसी की वजह से पाइल्स हो जाता है, ज़्यादा देर सिटिंग की वजह से पाइल्स हो जाता है, फिशर इन्फेक्टेड होता है, फिर इंसान डरता है पॉटी करने से और पॉटी को होल्ड करता है, रोक के रखता है, या किसी के बचपन से एनल की जो पाइप है, ठीक है, रेक्टम का जो लास्ट पार्ट है वो बहुत ज़्यादा टाइट है, स्टेनोसिस बोलते हैं जिसे, तो उस वजह से उसकी पॉटी ढंग से नहीं निकलती और उसे पाइल्स हो जाते हैं, ठीक है। या बहुत ज़्यादा किसी में मोटापा है, उस वजह से पाइल्स हो जाते हैं। तो पाइल्स होने के बहुत सारे फैक्टर हैं, लेकिन मैक्सिमम केसेस में क्या होता है कि साथ में आईबीएस की वजह से इंसान को पाइल्स हो रहा होता है, लेकिन उसे पता ही नहीं होता कि उसे आईबीएस है, ठीक है। उन लोगों को साइकेट्रिस्ट के पास लेके जाओ और हाँ, उन्हें साइकेट्रिस्ट के पास लेके जाओ और उनका कॉन्स्टिपेशन जैसे ही बिल्कुल ठीक होगा, उनके बार बार ऑपरेशन नहीं होंगे पाइल्स के, फिशर वगैरह के, और वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, ठीक है। ये मेरा कहने का मतलब था, ठीक है। तो हम जब भी बात करते हैं पाइल्स फिशर वगैरह वालों की, तो हम फ्रीक्वेंट वालों की बात करते हैं, जिन लोगों को फ्रीक्वेंट हो रहा है, सर्जरी कराने के बाद भी बार बार हो रहा है, ठीक है। नॉर्मल वालों के लिए नहीं। कुछ केस नॉर्मल होते हैं कि उन्हें किसी और रीज़न से है, या फिर उनका लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है, लाइफस्टाइल अच्छा करते हैं, पाइल्स का ऑपरेशन कराते हैं, ठीक हो जाते हैं। लेकिन जिनका लाइफस्टाइल भी अच्छा है, खाने में भी अच्छे डाइट ले रहे हैं, सब कुछ उनका अच्छा है, उनकी कॉन्स्टिपेशन क्यों नहीं ठीक हो रही है, उनके बार बार ऑपरेशन क्यों हो रहे हैं? आईबीएस की वजह से, ठीक है। तो उन्हें सबसे पहले साइकेट्रिस्ट के पास जाने की ज़रूरत है। उसके बाद जब उन्हें नॉर्मल स्टूल आने लग जाए, तब उन्हें वो अपनी सर्जरीज करवा सकते हैं, तब जाके वो इस पूरे जाल में से निकलेंगे, ठीक है। तो यार ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी बन गई, तो ठीक है। अभी तक तो जो जो मेरे दिमाग में मैंने आपको बता दिया। अभी बहुत ज़्यादा बिजी चल रहा हूँ, आप सब वीडियोस बनाओ, मैं शेयर करता रहता हूँ आप सबके वीडियोस को, ठीक है। जब फिर से मुझे टाइम मिलेगा मैं फिर से वीडियो बनाऊँगा। तो ठीक है, आप सब ऐसे ही लगे रहो, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।